This conference will now be recorded. Okay, so this type of pictures you have seen in DD News also. जितना भी आपका न्यूज चैनल होता है इसमें आप देखे हो कि इस टाइप का मैप इस टाइप का दिखता है हमेशा. So इसको हम लोग थोड़ा सा समझ पाएंगे कि ये क्या हो रहा है. ये कुछ तो आइडिया होगा आप लोगों को कि ये चीज दिख रहा है, ये क्या पैटर्न है. सेम चीज अभी दिखेगा अभी कुछ दिन में, है ना. आपको ऐसे क्लाउड्स दिखेंगे, इस तरीके से आते हुए क्लाउड्स दिखेंगे, है ना. और वो क्या होगा उत्कर्ष? ये जो पैटर्न है ये कब दिख रहा था? सॉरी, टाइप ऑफ क्लाउड पूछा आपने. हाँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ कि सैटेलाइट जो इमेज है ना, इस टाइप का अभी दिख रहा है. मींस इस टाइप का अगर इमेज है, बट आई एम सेइंग कि इन विंटर सीजन ये जो क्लाउड्स हैं वो इस तरीके से दिखने वाले हैं, यहाँ पे ऐसे इस पैटर्न में दिखने वाले हैं. वो क्या होने वाला है? अभिषेक भैया, यू आर नॉट एबल टू हियर मी. देखो ईयरफोन देखो, बाकी लोग तो सुन पा रहे हैं. स्टर्ली. अभिषेक चेक योर ईयरफोन, या तो स्पीकर को ऑन करके देखो, कुछ आप सेटिंग्स करके देखो. आई शुड बी ऑडिबल. पद्मनाभ, एम आई ऑडिबल टू यू? नो. नाउ आई कैन सर. ओके, फाइन. इज इट स्टर्ली? ये स्टर्ली होगा कि वेस्टर्ली होगा? सर रिट्रीटिंग मॉनसून होगा. रिट्रीटिंग मॉनसून? नो, रिट्रीटिंग मॉनसून नहीं होगा. ओ अच्छा सर, दिस सर वेस्ट से. अच्छा वेस्टर्ली होगा सर, मतलब विंटर के समय में वेस्टर्ली होगा. मतलब वेस्टर्ली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. वेरी गुड. हां सर, दैट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो हम लोग सुनते आते हैं कि जिसके कारण से विंटर सीजन और ज्यादा ये होने वाला है. मतलब विंटर सीजन में और ज्यादा जो आपका मरकरी है वो फॉल करने वाला है. एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. और जो रेनफॉल एंड स्नोफॉल होने वाला है वो भी इसी के कारण से आने वाला है. ठीक है ना. तो अभी देखोगे कुछ दिन में ही न्यूज़पेपर में आ रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज अबाउट टू रीच टू नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. तो वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा. तो क्लाउड्स अभी देखोगे तो इस तरीके से दिखेगा. ठीक है ना. और ये जो क्लाउड्स हैं, ये जो दिख रहा है, ये नॉर्मल आपको साइक्लोन के सीजन में आपको ऐसा दिख सकता है. और ये साइक्लोन कहाँ पे दिख रहा है? दिस सी वेस्ट, ये अरेबियन सी में, है ना, अरेबियन सी में. ठीक है ना. तो ये इस टाइप के क्लाउड्स आपको दिखते रहते हैं. और ये जो आप जब मैप देखते हो, जब न्यूज़पेपर देखते हो या न्यूज चैनल्स देखते हो, देन यू कैन फाइंड दिस काइंड्स ऑफ मैप. बट टू इंटरप्रेट दिस काइंड ऑफ मैप फॉर द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस कि certain point of the ocean will be having highest density of the clouds. वो एक सेंटर होता है जहां पे सबसे ज्यादा डेंसिटी होता है क्लाउड्स का, और इसी जगह पे आपका सबसे तेजी से विंड स्पीड काफी हाई होता है. सो तो यू कैन सी कि ये एक पोर्शन है जो वेरी सीवियर, है ना, सीवियर, सीवियर, वेरी सीवियर. तो ये जो पोर्शन जहां पे विंड स्पीड बहुत ज्यादा हाई होता है, तो ये तो एक टिपिकल पैटर्न है किसी भी साइक्लोन्स का. बट सो एज टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली, ये जो साइक्लोन्स का पैटर्न को समझने के लिए हम लोग को प्रॉपर्ली थोड़ा सा क्लाइमेट के कंसेप्ट्स को एंड द वार्म एयर फ्रंट, ये सब क्या होता है इसको हम लोग थोड़ा समझना पड़ेगा. रिसेंटली वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अरेबियन सी, मतलब मुंबई या गुजरात में, इस जगह पे भी आपका साइक्लोन आया था. इट वाज नॉट ओखी. ओखी तो पहले आ चुका था. इससे पहले भी एक अभी जो साइक्लोन आया था, दैट वाज रिसेंटली, है ना, जो अरेबियन सी में आया था, जिसके कारण से जब अम्फन आया था, अम्फन के कुछ ही दिन बाद यहाँ पे साइक्लोन्स आए थे. ठीक है ना. तो यू कैन सी कि इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं. ठीक है ना. कैटेगराइज करते हैं जैसे ये लो प्रेशर एरिया, मतलब सबसे कम प्रेशर वाला एरिया सेंटर पे होता है नॉर्मली. एंड देखो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, इस तरीके से रहता है. और हिस्ट्री अगर निकालते हैं कि जितना भी साइक्लोनिक स्टॉर्म्स हुए हैं, तो यू कैन सी कि मोस्ट ऑफ द साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आर देयर ऑन द ईस्टर्न पार्ट. आंध्र प्रदेश, बांग्लादेश दिख रहा है ना, आंध्र प्रदेश. सो ये ईस्टर्न पार्ट में, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि बे ऑफ बंगाल में यू कैन सी कि देयर आर, जिसका भी माइक ओपन है दे कैन म्यूट योर माइक, और जब भी आपको क्वेश्चन करना है यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. ओके. सो ईस्टर्न पार्ट में मोस्ट ऑफ द साइक्लोन्स आते हैं, बट सम ऑफ द साइक्लोन्स व्हिच आर वेरी रेयर ऑन द अरेबियन पार्ट ऑफ ये
जैसे गोनू हो गया, नीलोफर हो गया, ये वेस्टर्न पार्ट में मतलब अरेबियन सी में साइक्लोन्स आते हैं। एडजस्टमेंट। Okay. So there is a certain pattern of the cyclones also. Even the pattern of the movement of the cyclones is also there. So as to understand the pattern of the cyclone, we need certain concepts, है ना? यही चीजों को समझना है आपको ultimately, because cyclone will have to manage कि किस तरीके से cyclone का जो bad effects हैं उसको हम लोग किस तरीके से counter कर सकें. That is the thing. कुछ पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी आए थे साइक्लोन से एंड क्लाइमेट से रिलेटेड. जस्ट एक ब्रीफली देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे. You can say that you can see the discuss the concept of the air mass. Yes. Discuss the concept of the air mass and explain its role in microclimatic changes. And Indian monsoon, origin of the ocean currents, and Himalayan glaciers are shrinking. है ना? So some of the specific cyclones का नेम के हिसाब से वो पूछ दिया कि this cyclone on eastern coast ये क्यों आया था एंड इसका नेम कैसे होता है, मतलब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है. कुछ देखोगे तो लैला होता है, आयला होता है, ये सब नाम कहाँ से आता है ना, अजीब गरीब नाम. तो ये इसका नॉमेनक्लेचर के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. एंड फिनोमेना ऑफ द टेम्परेचर इन्वर्शन इन मेटेरोलॉजी. So this kind of question had been asked in the mains or prelims maybe. So the first thing, what is the difference between weather and climate? Everybody would be knowing weather is the temporary change in the temperature and precipitation. That is weather. है ना? Within a day weather keeps on changing. मॉर्निंग में कुछ अलग वेदर है, इवनिंग में कुछ अलग वेदर हो सकता है ना. बट क्लाइमेट क्या है, बहुत लॉन्गर टर्म का एवरेजिंग होता है. लॉन्गर टर्म का वेदर का जो एवरेज है, टोटल डे डायरनल रेंज ऑफ द टेम्परेचर, मंथली रेंज ऑफ द टेम्परेचर एज वेल एज एनुअल रेंज ऑफ द टेम्परेचर, ये सब का एवरेजिंग होके हम लोग किसी एरिया का क्लाइमेट बताते हैं. सो क्लाइमेट इज डिफरेंट कंसेप्ट. क्लाइमेट एक लॉन्गर टर्म का कंसेप्ट बताता है एंड वेदर एक टेम्परेरी कंसेप्ट बताता है. दैट्स व्हाई वी ऑलवेज कॉल इट क्लाइमेट चेंज रादर देन वेदर चेंज, है ना. वेदर चेंज हम लोग टेम्परेरी यूज करते हैं, बट क्लाइमेट चेंज हम लोग बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म चेंजेस have occurred. Even Kolkata also you can see it is visible, and even whole part of India and whole part of the world we can see कि there is a change in the climate, right? So weather is the momentary state of the atmosphere. ठीक है ना. It changes quickly within a day or within a week. ठीक है ना. जैसे अभी कुछ दिन पहले रेनफॉल हो रहा था, उसके बाद अभी फिर से अभी ड्राइस होने वाला है, फिर से कुछ दिन एक दो दिन गर्म होने वाला है, क्योंकि फिर से क्लाउड्स के कारण से थोड़ा सा गर्म रहेगा और उसके बाद फिर से ठंडा होगा, है ना. इट हैपेंस. फिर क्लाइमेट में क्या है, एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशन ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, रफली अराउंड मोर देन 50 years of the time. That is the change in the climate. Fine. Even monsoon plays important role for India's climate, है ना. इंडिया का क्लाइमेट को डिसाइड करने में, डिफाइन करने में monsoon plays an important role because there is a seasonal reversal of the wind. सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड डायरेक्शन, है ना. डायरेक्शन जो विंड जो चलती है, हम लोग बोलते हैं पूरब से बह रही है, पश्चिम से बह रही है हवाएं, है ना. ये जो मोहब्बतें में बोलता है ना कि सर अब इधर से बहने लगी हवा. सो इट वेदर इट हैपेंस, यस इट हैपेंस एट द टाइम ऑफ मॉनसून. आपको यू कैन फील कि किसी तरीके से साउथ या साउथ वेस्टर्न साइड से विंड आ रही है. कोलकाता में नहीं बोल सकते, बट आपको इट विल बी विजिबल ऑन दिस कहाँ पे, ये वाले जगह पे, जहाँ से जो वेस्टर्न घाट वाले जगह पे, दिस एरिया, इस पोर्शन पे आपको क्लियरली विजिबल होगा कि एक समय विंड इधर से आ रही है और एक समय विंड इधर से आ रही है. जैसे अभी जो देखोगे विंड इस साइड से दिखेगी इसको, तो दे विल से कि पूर्वी हवा या नॉर्थ ईस्टर्न विंड से ऐसे बोलेंगे. और जब यहाँ से विंड आती है तो दे विल से कि वेस्टर्ली विंड्स, है ना, ऐसा बोलेंगे वो लोग बोलेंगे. बट अगर हम लोग मीटरोलॉजिस्ट हैं या जियोलॉजी के या ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो हम लोग स्पेसिफिक चीजें बोलेंगे, ठीक है ना. बट यहाँ पे जो कोलकाता का जो पोजीशन है वो एग्जैक्टली दिखता नहीं है कि कितना डिफरेंस हुआ, है ना. कोलकाता में ये दिखता है कि एक समय विंड, जैसे अभी विंटर सीजन में विंड ऐसे आ रही है, और जब हम लोग मॉनसून सीजन में देखोगे तो विंड ऐसे आ रही है. तो इसमें भी ऐसे चेंजेस हो रहे हैं, बट नॉट एग्जैक्टली जैसे यहाँ पे हो रहा था वैसा नहीं हो रहा है. यहाँ पे कहाँ से विंड्स आ रही है, दिस नॉर्थ. इस विंड का नाम क्या होगा शिल्पा? इस विंड का अगर नाम देना चाहें तो कैसा होगा, क्या होना चाहिए?
the direction of wind is this one. So what should be the nomenclature of this wind? अगर मैं लेमैन के टर्म में बोल रहा हूँ, है ना, मैं नहीं जानता हूँ कि क्लाइमेट पूरे अर्थ में कौन कौन से टाइप के विंड्स होते हैं, आई एम नॉट नोइंग. नॉर्थ वेस्ट. सो विंड्स यहाँ से फ्लो होती है, उस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं, ये उस विंड का नॉमेनक्लेचर डालते हैं. तो अपोजिट टू दिस क्या होना चाहिए? दिस साउथ ईस्ट, है ना. इसका क्या होना चाहिए विंड का नाम? ये कहां से आ रही है? इस डायरेक्शन से आ रही है, मींस नॉर्थ ईस्ट. ये विंड का नाम क्या होना चाहिए? ये कहां से आ रही है? साउथ से आ रही है और वेस्ट से आ रही है, तो साउथ वेस्ट. तो हम लोग मॉनसून को जो बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून, isn't it? So it matches with this साउथ वेस्ट से जो आ रही है साउथ वेस्ट मॉनसून. बट हम लोग अभी भी नहीं जान रहे हैं कि कितने टाइप के विंड्स होते हैं, बट सिंपली बाय डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिनेशन ऑफ द विंड वी आर एबल टू से कि ओके इस विंड का नाम होना चाहिए दिस. फाइन. सो इज इट क्लियर टू अंकिता एंड चंदन? Yes, sir. फाइन. कल आप लोगों ने टेस्ट दिया, 5 लोगों ने मैंने देखा कि टेस्ट दिया है. उत्कर्ष, यू आर डूइंग फाइन, बट एज आई हैव सेड कि नेगेटिव मार्किंग्स पे आपको देखना पड़ेगा बहुत ज्यादा. 31 रॉन्ग करता है क्या कोई? इतना तो करेक्ट नहीं करते कोई. सर क्वेश्चन एंड अटेम्प्ट छोड़ नहीं पाता हूँ. ये इस चीज को सर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसपे 50-50 चांस रहता है, तो सर उसको अटेम्प्ट ले ही लेता हूँ. हाँ, यही होता है. अगर पास्ट के हम लोग जो जितना ज्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, सो एक समझ आ जाता है कि मैं अगर जब भी क्लू मारता हूँ या जब भी मैं गेसिंग करता हूँ, तो 50% चांस है कि वो करेक्ट होता है, या 50 to 60% चांस है करेक्ट होता है. तो अगर 50% भी चांस है करेक्ट होता है, तो आई एम स्कोरिंग 100 मार्क्स. मतलब चलो 30 क्वेश्चंस को में से 15 क्वेश्चन मेरा श्योरली सही होंगे मेरे गेसिंग के हिसाब से. अगर मैं ऐसे करूं तो मुझे 30 मार्क्स मिले. एंड सपोज रिमेनिंग 15 गलत होते हैं, तो मेरा कितना मार्क्स हुआ? 2/3 डिडक्ट हुए, तो 10 मार्क्स डिडक्ट हुए. तो अल्टीमेटली आई एम गेनर 20 मार्क्स का, है ना. तो दैट इज आल्सो क्वाइट गुड स्ट्रेटेजी, बट ऑलवेज आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि ऑलवेज गो फॉर द एक्यूरेसी, है ना. ट्राई करो कि एक्यूरेट करो. 31 रॉन्ग मतलब सोचो, है ना. 69 आपने करेक्ट किया था शायद, 69 के राउंड में. हाँ, 69 के राउंड में आपका टोटल 100 अटेम्प्ट, है ना. आपका अभी तक टॉप है. वैसे टेस्ट ओपन है टिल संडे, है ना. आज कल से जो स्टार्ट हुआ फ्राइडे टू संडे. जो न्यू स्टूडेंट्स है अभी उनको नहीं देना है टेस्ट, उनको एक नया टेस्ट प्लान मिलेगा, उसके हिसाब से उनको टेस्ट देना है. तो ये जो पैटर्न है 69 to 31, ये 31 थोड़ा सा ज्यादा है. इसको किसी तरीके से 10-15 करो, ठीक है ना. ये बहुत ज्यादा हो रहा है आपका रॉन्ग आंसर्स, ठीक है ना. तो फिर आपका रियल में अच्छा होगा. यस सर. ओके. सो इंडिया का अगर क्लाइमेट को हम लोग डिफाइन करना चाहें तो मॉनसून से डिफाइन होता है. तो हम लोग बोलते हैं इंडिया इज हॉट मॉनसूनल क्लाइमेट, है ना. ये एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी यही बोलता है, ठीक है ना. तो इनफैक्ट दिस मॉनसूनल विंड इज कॉमन टू होल ऑफ द इंडिया, है ना. तो यू कैन सी देयर इज अ सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड. इवन कोलकाता आल्सो यू हैव सीन, इवन मुंबई आल्सो. मुंबई में ऐसा रिवर्सल हो रहा था, कोलकाता में कैसे रिवर्सल हो रहा था इधर से. तो अगर विंडो ओपन करते हो आप, यहाँ पे एक विंडो बनाते हो और यहाँ पे एक विंडो बनाते हो, तो आपके घर में विंड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होने वाला है. बट बाय द वे आप ऐसा विंडो बना देते हो अपने घर का, है ना, तो विंड किसी भी तरीके से नहीं आने वाली, ठीक है ना. सो दैट्स व्हाई इंडोर पोल्यूशन को काउंटर करने के लिए देयर शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द विंडो शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ विंड. द डायरेक्शन ऑफ विंडो which is good for Kolkata is not good for Mumbai, ठीक है ना. सो इसलिए थोड़ा सा क्लाइमेट का अगर जानते हो तो आपका घर भी थोड़ा सा अच्छा रहेगा, है ना. इंडोर पोल्यूशन भी कम रहेगा. फाइन. ओके. So it also emphasizes the unity of India. Monsoon emphasizes the unity of India because Indian subcontinent में ये monsoon का phenomena visible है, and that's why whole of the customs and whole of the agriculture and economic activity is dependent upon this reversal of the winds also. हम लोग बोलते हैं कि हाँ रिवर्सल ऑफ विंड के कारण से बहुत सारी चीजें चेंजेस होती हैं. फाइन. सो जैसे लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे व्हाट आर द factors responsible for the regional variation in the climate,
एंड वी हैड डिराइव्ड दिस थिंग्स कि पैटर्न ऑफ द विंड के कारण से चेंजेस हो रहा था, टेम्परेचर, रेनफॉल, रिदम ऑफ द सीजन, इंडिया में रिदम ऑफ द सीजन होता है, एंड डिग्री ऑफ द वेटनेस एंड ड्राइनेस, मतलब मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है ना, मॉइस्चर कंटेंट। तो इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से कौन कौन से क्लाइमेट डिफाइन करते हैं, ये रिदम ऑफ सीजन, टेम्परेचर एंड पैटर्न। बट अगर ग्लोबल क्लाइमेट के हिसाब से अगर देखें तो व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल, वी हैव सीन दिस अल्टीट्यूड, इंसोलेशन, लैटिट्यूड, जो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे, ठीक है ना। तो इंडिया का क्लाइमेट अगर डिफाइन करता है विच इज यूनिक, तो लैटिट्यूड इज नॉट यूनिक, यूनिक नहीं है, बट दिस हिमालयन माउंटेन इज यूनिक टू अस, इजंट इट। हिमालयन माउंटेन हर जगह पे नहीं है, जो पर ये माउंट इंडिया का क्लाइमेट को डिफाइन कर रहा है, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड एंड वाटर, यस, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, अल्टीट्यूड एंड रिलीफ, ये सारे कॉमन होंगे वर्ल्ड के क्लाइमेट के चेंज को डिफाइन करने के लिए, बट दिस हिमालयन माउंटेन इज यूनिक टू इंडिया, फाइन, ओके। सो हाउ लैटिट्यूड, जो लैटिट्यूड है वो कैसे रिस्पॉन्सिबल हो रहा है किसी जगह के क्लाइमेट को चेंज करने के लिए। सो वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास की इस एरिया पे फ्रॉम 23.5 नॉर्थ एंड साउथ, इस एरिया पे सन का रेस कभी ना कभी वर्टिकल पड़ेगा, और सन का रेस वर्टिकल पड़ेगा मतलब इस जगह पे इंसोलेशन ज्यादा है, इंसोलेशन ज्यादा है तो इट विल बी हॉट, टेम्परेचर्स का ज्यादा होगा, इजंट इट। तो ये हुआ 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ, इसके बीच का जो भी आपका टेम्परेचर होगा दैट विल बी टू हाई, एंड दिस विल बी हीट सरप्लस जोन, ये जो है that will be heat surplus zone. तो रिमेनिंग क्या होगा, हीट डेफिसिट जोन, डेफिनेटली तभी तो मेंटेन होगा, अदरवाइज अगर कोई सरप्लस ज्यादा ही रहते जाएगा तो फिर क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होता ही जाएगा। बट यस वी आर सेइंग ग्लोबल वार्मिंग, बट ग्लोबल वार्मिंग किस कारण से हो रहा है वो हम लोग देखेंगे एनवायरमेंट के टॉपिक में भी, कल जो क्लास होगा एनवायरमेंट का टॉपिक होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या चीजें हैं, एनवायरमेंट को हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से, और खैर हम लोग इसी पे रखते हैं, ओके। सो जैसे मैंने बताया था लास्ट क्लास में, इफ टेम्परेचर इज टू हाई at certain place, temperature is too high at certain place, then pressure will be low, pressure will be low. And what could be possible reason, Ankita? It heats up the air, so the air moves away from there. So the air moves away from there, like at the equator it's heated up, when it's heated up it moves away, so there's low pressure. Very good. So जो heat है वो या जो air है वो अपराइज होने लग जाता है, या तो लाइट हो जाता है, वार्म होके लाइट हो जाता है, और लाइट होके ऊपर में लिफ्ट करता है, और लिफ्टिंग होने के कारण से एयर का जो लिफ्टिंग हो जाता है इसके कारण से साइड साइड के विंड्स जो है काउंटर करने के आती है, सो वो जो एरिया है वो लो प्रेशर जोन बन जाता है। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट लो प्रेशर जोन, है ना। बाकी ये जो मिड एंड हाई हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है, वो चीज हम लोग थोड़ा सा बाद में देखेंगे, ठीक है ना। सो लैटिट्यूड डिफाइंस climate, yes, latitude defines climate, इसको जो हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। एंड सेकंड फैक्टर व्हिच वाज रिस्पांसिबल वाज द इंक्लिनेशन ऑफ द सन रेज, ठीक है ना। अगर हाई लैटिट्यूड पे होता है, सेम इसमें 5 किलो जूल का अगर एनर्जी आ रहा है सन से, और यहाँ पे भी 5 किलो जूल का एनर्जी आ रहा है सन से, तो ये स्मॉलर एरिया पे पड़ता है ना, स्मॉलर एरिया पे सेम टेम्परेचर पड़ेगा तो आपको ज्यादा हीट फील होगा, और यहाँ पे जो होता है ये लार्जर एरिया का इम्पैक्ट करता है। So in this way you can also see कि इस एरिया पे सेम 5 किलो जूल पड़ रहा है बट टेम्परेचर विल बी लोअर बिकॉज एरिया ज्यादा बड़ा है ना, एंड हियर एरिया इज स्मॉलर, ठीक है ना। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर, हम लोग को अभी तक ये समझ आया कि दिस एरिया विल बी ऑफ इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन, और यहाँ पे क्या होगा, विंड राइज करेगी, यहाँ पे विंड ऐसे राइज करेगी, और साइड साइड से विंड क्या आएगी, उसको काउंटर करने के लिए आएगी, एंड द काउंटर करने के लिए जो भी विंड आएगी वो सरफेस काइंड ऑफ विंड होगी, मतलब जो सरफेस पे चलेगी, और ये जो राइज होगी वो कहाँ पे, मतलब वो एयर अपर में एटमॉस्फेयर पे चलेगी। तो ये वाला जो विंड होगी, ये वाला जो होगी, ये नॉर्मली कोल्ड विंड होगी, और ये जो विंड होगी जो राइज हो रही है ये होगी वार्म। That's why we will have to show both of the winds in different colors, and in examination what you can show कि इसको वार्म करने के लिए, दिखाने के लिए आप ब्लैक यूज करो, उसको ब्लू यूज करो, ठीक है ना, इस तरीके से आप दिखाना, या तो वाइस वर्सा, बट मेक श्योर कि कोल्ड जो है ना उसको ब्लू से ही दिखाओ,
जो कोल्ड विंड होता है ना उसको ब्लू से दिखाओ, बाकी को भले आप रेड नहीं यूज कर रहे हो ठीक है, दैट इज फाइन, बट कोल्ड को ब्लू से दिखाने से आपका काम हो जाता है, फाइन। तो इतने से भी उसको समझ आ जाएगा कि आपने ये फिनोमेना को समझते हो। तो आई कैन से कि दिस एरिया इज इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन, दिस एरिया विल बी इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन, ठीक है ना, बाकी को मैं समझाऊंगा बाद में, ठीक। तो ये भी एक पिक्चर देख सकते हो, ये ऐसे करके ऊपर में जा रहा है, और यहाँ पे भी एक पिक्चर देख सकते हो, ये ऐसे करके ऐसे जा रहा है। सेकंड फैक्टर विच वाज रिस्पांसिबल वाज द हिमालयन माउंटेन, है ना। जो लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े थे वो किस तरीके से पढ़े थे, वो वर्ल्ड क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव में बोल रहे थे, एंड ये क्या है, इंडियन क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव में। अब कहीं पे हिमालय है या कहीं पे भी माउंटेन है ना, तो माउंटेन का काम क्या है, माउंटेन क्या करेगा, फोर्सफुली वार्म विंड्स को राइज कर अपलिफ्ट करने के लिए उसको बैरियर क्रिएट करेगा। लाइक विंड्स का अगर डायरेक्शन ऐसा है, like suppose wind's direction is coming from this area, like suppose अगर हम ओके जैसे एक वेस्टर्न घाट हुआ या तो यहाँ पे हिमालय हुआ, है ना, तो विंड अगर ऐसे आ रही है तो फोर्सफुली साउथ वेस्टर्न विंड क्या होगी, राइज हो जाएगी, जो विंड है वो राइज हो जाएगी, फोर्सफुली अपलिफ्ट हो जाएगी। सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है, फोर्सफुली अपलिफ्टिंग हो रहा है ना विंड्स का। अब अपलिफ्ट होगा तो क्या होगा, ये वार्म जो हो सकता है थोड़ा भी मॉइस्चर होगा तो मॉइस्चर लेडन विंड ऊपर में जाके क्लाउड बनाएगा, एंड क्लाउड बना के ये फर्दर रेनफॉल करेगा इस एरिया, ठीक है ना। तो इस एरिया पे आप देखोगे दिस ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयस, और वी कैन से ऑन द सदर्न पार्ट ऑफ हिमालय। देखो इस पोर्शन को आप लोग सदर्न भी बोल सकते हैं, जो इंडिया की तरफ है उसको हम लोग सदर्न पार्ट ऑफ हिमालय भी बोल सकते हैं, या वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय वी कैन सी। सो ऑन दिस पार्ट रेनफॉल इज टू हाई, यहाँ पे काफी ज्यादा रेनफॉल होगा, बट सेम विंड्स जब पूरा मॉइस्चर को यहाँ पे शेड कर दिया, जब ये यहाँ पे आएगी तो ये जो विंड होगा ये ड्राई हो जाएगी, दिस विंड विल बी ड्रायर, है ना। तो बिकॉज ऑफ द बैरियर व्हिच हैज बीन क्रिएटेड बाय दिस हिमालयन माउंटेन, दिस जाइगेंटिक माउंटेन, है ना, द पैटर्न ऑफ द क्लाइमेट इज डिफरेंट हियर एज कंपेयर टू हियर, ठीक है ना। Like what the example which I have suggested in the last class, Kaushiki? Any example मैंने बताया था last class में इससे related? Yes, sir. Yes, कौन सा example है? So I'll have to brush up my notes. अच्छा, इस एरिया का ये जो एरिया है हिमालय में, और ये वाला एरिया कौन कौन सा होना चाहिए? कौन कौन सा होना चाहिए? Means अगर You spoke. Yes. So you spoke about the Western Ghats and that one. अच्छा, वेस्टर्न घाट भी ले लो। अगर वेस्टर्न घाट के इस साइड में ऑन दिस वेस्टर्न पार्ट, है ना, एंड दिस ईस्टर्न पार्ट, इसमें कौन से दो ऐसे प्लेसेस बोल सकते हो जिसमें ड्रास्टिकली डिफरेंस है क्लाइमेट का? और हिमालय Yes, के I इस don't साइड पे, remember. ओके, तो वैसे वो कौन सा प्लेस होना चाहिए हिमालय के इस साइड पे, कौन सा प्लेस होना चाहिए, और नॉर्दर्न साइड पे कौन सा प्लेसेस होने चाहिए? So the अच्छा, कौन से स्टेट्स हैं ये बताओ? वेस्टर्न, अच्छा, उसके हिमालय के हमारे नॉर्दर्न साइड में कोई स्टेट है? So one second, I'm totally Sir, blank right Ladakh. now. लद्दाख। Yes. So the Ladakh. cool desert of Ladakh. Yes, the example which I have suggested in the last class was the cold desert of Ladakh, है ना। इस एरिया पे कोल्ड डेजर्ट हो जाएगा, और इस जगह पे आपका ये वाला एरिया देहरादून और जम्मू कश्मीर का सदर्न पार्ट, जम्मू वाला एरिया भी वी कैन से, जम्मू वाला एरिया पूरा, है ना। तो हिमालयस में ही अगर देखोगे कि जम्मू एंड कश्मीर में जाओगे तो इस साइड पे आपका ज्यादा वेजिटेशन होंगे, एंड अपोजिट साइड में उसके वेजिटेशन कम होंगे, ठीक है ना। मतलब नॉर्दर्न साइड में उसके वेजिटेशन कम होंगे, सदर्न साइड में उसके वेजिटेशन ज्यादा होंगे। एंड हियर एनी एग्जांपल कैन यू सजेस्ट ऑन द वेस्टर्न घाट, कि ऐसे इस वेस्टर्न घाट पे कोई ऐसा एग्जांपल है? सर मुंबई पुणे।
मुंबई पुणे, यस मुंबई पुणे इज ऑल्सो देयर। मुंबई और पुणे का लोकेशन ऐसा कुछ है, और उसको पहुंचने के लिए आपको ऐसा कुछ जाना पड़ता है लोनावाला के थ्रू, ठीक है ना। ओके, मुंबई पुणे का क्लाइमेट में थोड़ा सा चेंजेस है श्योरली, क्योंकि मुंबई ज्यादा वार्म है, मॉइस्चर ज्यादा है, और इट इज क्लोजर टू सी, है ना। पुणे वैसा नहीं है, ठीक है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द, वो एक एग्जाम्पल दे सकते हो। और कोई एग्जाम्पल? गोवा इस साइड है कि इस साइड है? वेस्ट साइड है कि ईस्ट साइड है? अगर सपोज गोवा इस साइड होता, सर सी बीच ही नहीं होता सर। सी बीच साइड में है ना, क्योंकि गोवा अगर इस साइड होता तो इस साइड पे तो हिल्स दिखते हैं उसको, तो मतलब श्योरली गोवा इस साइड है वेस्टर्न घाट के, ठीक है ना। अब मैंगलोर, बैंगलोर ले लो, मैंगलोर इस साइड है, बैंगलोर इस साइड है ना। मैंगलोर इस साइड पे रेनफॉल ज्यादा होगा। हैदराबाद देखोगे पूरा ड्रायर रीजन है हैदराबाद, है ना। इवन बैंगलोर में भी इतना रेनफॉल नहीं होता, ठीक है ना। इस साइड पे रेनफॉल कम है, इस पूरे जगह पे रीजन पे रेनफॉल काफी कम है, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस रीजन। इस जगह पे रेनफॉल काफी ज्यादा है, ठीक है ना। तो मैं क्या बता रहा था कि ऑन जिस साइड पे विंडवर्ड साइड जो भी होगा, जहां से विंड आ रही है, तो विंडवर्ड साइड ऑफ द फेस विल बी हैविंग डिफरेंट क्लाइमेट एज कंपेयर टू द लीवर्ड साइड ऑफ द, है ना, लीवर्ड एंड विंडवर्ड। तो विंडवर्ड साइड में क्या होगा, वेजिटेशन ज्यादा होगा, है ना, एज वेल एज रेनफॉल भी ज्यादा होगा, क्योंकि रेनफॉल ज्यादा है इसलिए वेजिटेशन ज्यादा है, बिकॉज वेजिटेशन इज द क्लाइमेक्स ऑफ द इंटरप्ले बिटवीन मॉनसून, रेनफॉल एंड सॉइल, ठीक है ना। रेनफॉल एंड सॉइल का मिक्सचर मिला के क्या निकलता है, वेजिटेशन, ठीक है ना। तो रेनफॉल भी नहीं बोल सकते इसको, हम लोग सीधे से क्लाइमेट ही ले लेते हैं, क्यों रेनफॉल ले। क्लाइमेट का वन ऑफ द फैक्टर इज रेनफॉल, एंड क्लाइमेट का एक और फैक्टर कौन सा है, टेम्परेचर, ठीक है ना। तो क्लाइमेट सॉइल का जो इंटरप्ले होता है और उसका जो रिजल्ट है दैट इज वेजिटेशन, फाइन। तो ओके, सो वी कैन से कि हिमालय के सदर्न साइड में ज्यादा वेजिटेशन है, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पार्ट में ज्यादा वेजिटेशन है एज कंपेयर टू ईस्टर्न पार्ट, ठीक है ना। एंड व्हाई, बिकॉज लोकेशन ऑफ द माउंटेन, जिस तरीके से लोकेशन है। अब सपोज अगर हम लोग कौन सा ले, हम लोग ले लेते हैं अमेरिका, है ना। अमेरिका ऐसा करके एक मैप बना दो, है ना। अगर अमेरिका के इस साइड पे जो कैलिफोर्निया वगैरह जो रीजन है, और इस साइड पे अगर ले लो आपका न्यूयॉर्क और इधर वाला का रीजन है वॉशिंगटन डीसी, तो अमेरिका में जो विंड चलती है वो वेस्टर्न साइड से चलती है, वेस्टर्न साइड से चलती है। और यहाँ पे कौन सा माउंटेन है, एक है रॉकीज माउंटेन। तो रॉकीज माउंटेन में भी सेम यही प्रॉब्लम होगा कि इस साइड से विंडवर्ड साइड वाले पे ज्यादा वेजिटेशन होगा और इस साइड पे कम वेजिटेशन होगा, ठीक है ना। सो द सेम फिनोमेना इज आल्सो विजिबल ऑन दिस सदर्न अमेरिका। ओके, ये सदर्न अमेरिका का अगर हम लोग पिक्चर बनाते हैं, ठीक, सदर्न अमेरिका में ये एंडीज माउंटेन है। एंडीज माउंटेन में आप देखोगे कि इस साइड से जब विंड जाएगी, वेस्टर्लीज विंड जाएगी, इस साइड पे ज्यादा रेनफॉल होंगे, है ना। और इसके जस्ट अपोजिट में क्या होगा, पैटागोनिया डेजर्ट, डेजर्ट होगा, ठीक है ना। सो इट इज विजिबल एवरीवेयर, नॉट ओनली इन इंडिया, एवरीवेयर इट इज विजिबल वेयरएवर द माउंटेन्स आर लोकेटेड, है ना। दिस काइंड ऑफ फिनोमेना इज विजिबल, फाइन। तो ये जो हिमालय है, हिमालय के यूनिक पोजीशन के कारण से दो चीजें होती है ना। हिमालय के पोजीशन के कारण से एक तो क्या होता है, मॉनसून जो विंड्स आती है उसके लिए बैरियर का काम करता है, एज वेल एज इस साइड से जो कोल्ड विंड आती है साइबेरिया एरिया से, उसके लिए भी बैरियर का काम करता है, ठीक है ना। सो साइबेरिया वाला हो गया एंड दिस साउथ वेस्ट मॉनसून, दोनों के लिए बैरियर का काम करता है, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई यूनिकली पोजीशन होने के कारण से हिमालय का we have seen many kind of changes in the Indian climate. So you can see, है ना, ऐसे इंडिया का पिक्चर बना दो, जरूरी नहीं कि पूरा बनाओ, है ना, आधा ही बना दो, है ना। जैसे वो मूर्ति बनाते हैं ना इंदिरा गांधी का, बस यहाँ तक काट देते हैं, वैसी टाइप का इसका भी बना दो। ऊपर से कोल्ड वेव आ रहे हैं, यहाँ से मॉनसून विंड्स आ रहे हैं, ठीक है ना। सो वन ऑफ द फैक्टर
which is responsible is the Himalayan mountain, which is changing India's climate. Distribution of the land and water, that is also one of the reason. Same temperature, if 40 degree Celsius temperature is there, 40 degree Celsius temperature is there, and उस टेम्परेचर के कारण से यहाँ पे एक लैंड है और यहाँ पे एक वाटर का बॉडी है, which will be heated more? दिया? So water. वाटर ज्यादा हीटेड अप हो जाएगा. पद्मनाभ, is it correct? स्निग्धा? सर लैंड ज्यादा हीटेड होगा. लैंड ज्यादा हीटेड होगा. ओके, दो 50-50 आगे आंसर. यस पद्मनाभ एंड सोहम. सर लैंड. लैंड ज्यादा हीटेड. लैंड. यस सर. यस, लैंड ज्यादा हीटेड अप होता है. आप देखोगे कि कोई भी सरफेस वाला जगह है और वहीं पे सेम एरिया पे अगर वाटर है तो ज्यादा हीटेड अप होता है लैंड वाला एरिया, सेम टेम्परेचर पे, है ना. यहाँ पे आप चल नहीं सकते, मुश्किल हो जाता है, पर यहाँ पे आराम से नहा सकते हो, है ना. सो व्हाई देयर इज अ डिफरेंस? कौन टेक्निकल स्टूडेंट है या साइंस का स्टूडेंट है? Because of latent heat. Because of latent heat. Okay, can you explain? Sir, on the concept of latent heat only, I was The studying specific about heat capacity. water. So मैं latent heat Sir, के basis पे water बोल रही थी. That's why I cannot explain how land. सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा. Specific heat capacity. So what is specific The heat specific capacity? heat capacity. What is specific heat? Sir, the amount of heat energy required to raise the temperature by 1 degree centigrade for Acha. water. Okay, this amount of energy which is required to raise the temperature of the of a body, Anna, it is more for land or it is more for water? Sir, for water it is more. वाटर के लिए मोर है. मतलब अगर वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो हम लोग को बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू लैंड. अच्छा, अब अगर लेमैन टर्म में समझाओ, इस पिक्चर को कोई एक्सप्लेन कर सकता है? सर पिक्चर के थ्रू ये समझ में आ रहा है कि जहाँ इवापोरेशन, जो कूलिंग इफेक्ट होती है, वो इवापोरेशन की वजह से ही होती है, जो कि लैंड में कम होगा और कंपैरेटिवली वाटर में ज्यादा होगा. दैट्स व्हाई वाटर में कंपैरेटिवली कूलिंग ज्यादा होगा कंपेयर टू लैंड. ओके, सो व्हाट शी इज सेइंग कि ये जो एनर्जी आ रहा है इस पे, जो एनर्जी सन रेज का जो एनर्जी इस पे फॉल कर रहा है ना, वो इवेपोरेशन में निकल जा रहा है, तो वो एनर्जी क्या हो, वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में आ जा रहा है, तो इस पे उतना एनर्जी रह नहीं रहा है. लैंड के पास ऑप्शन नहीं है कि वो अपने आप को एयर में इवेपोरेट कर सके, है ना. सो दैट इज वन ऑफ द रीजन शी इज सेइंग. और कोई रीजन दे सकते हो? Sir, in water you are mixing of warm and cold currents, which causes it to take time to heat up. Whereas on the land there is no such mixing, which is why it heats up faster. Like one of the reasons. Yes, that is quite good reason, because water is good conductor of heat, but land is poor conductor of heat. मतलब हीट का ऊपर लेयर अगर वार्म होता है तो नीचे के लेयर को ट्रांसफर नहीं करता, है ना. सारा दुख अपने ऊपर ही ले लेता है, सारा टेम्परेचर अपने ऊपर ले लेता है, नीचे को सेफ रखता है. पर वाटर ऐसा नहीं है, वो ऊपर में टेंशन उसको पड़ेगा तो नीचे वाले को टेंशन देगा, नीचे वाला टेंशन, मतलब सीधा बॉस वाला कंसेप्ट है. बॉस के ऊपर आएगा तो अगला बॉस उसको देगा, उसके नीचे वाला बॉस देगा.
तो ये जो आता है दैट इज वाटर के साथ है, ठीक है ना, लिक्विड के साथ है, बिकॉज ये लिक्विड का लेयर बाय लेयर हीट ट्रांसफर होते जाता है और पूरा का पूरा ओशियन जब तक वार्म नहीं हो जाता तब तक ये एनर्जी लेते रहेगा और वो पूरा का ओशियन को वार्म करेगा, है ना, while it is not and it is not feasible and it is not practical on the land. Reason is that because land is poor conductor, है ना, अगर ऊपर का सॉइल हीटेड अप होता है तो नीचे को ट्रांसफर नहीं करता, है ना, पर वही अगर आयरन होता तो आयरन बहुत अच्छा गुड कंडक्टर होता, बट आयरन तो नहीं है, मतलब सरफेस पे जो मोस्ट ऑफ द सरफेस किसका बना है, सिलिका का बना है, ठीक है ना, तो इसके कारण से दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स और इसके कारण से ऊपर में ही एनर्जी रह जाता है। और मैंने जैसे फर्स्ट स्लाइड में ही बताया कि सेम टेम्परेचर अगर छोटे एरिया पे होता है तो ज्यादा वार्म होता है और वही अगर बड़े एरिया पे होता है जैसे ओशियन, क्योंकि ओशियन पूरे जगह पे ट्रांसफर हो रहा है, एज वेल एज ओशियन इज ट्रांसपेरेंट ऑल्सो, ये भी तो देखो अब ट्रांसपेरेंट भी है, यहाँ तक एनर्जी जा रही है, अंदर तक जा रही है एनर्जी, और यहाँ पे कहा है इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट ऑल्सो। सो 3 रीजंस वी कैन से 3 रीजन हम लोग को दिख गया। 1 रीजन आपको दिख रहा है कि एक तो कंडक्शन गुड है, लेयर बाय लेयर ट्रांसफर हो रहा है इसमें वाटर में, सेकंड ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंट है, और थर्ड क्या रीजन है, थर्ड क्या था, एक गुड कंडक्टर, और क्या बोलना चाहिए, मिक्सिंग उसमें अच्छे से हो पा रहा है, पर इट इज नॉट पॉसिबल हियर। एयर में भी मिक्सिंग अच्छे से हो पाता है ना, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स काफी अच्छे से होते हैं, तो एयर में भी मिक्सिंग हो पाता है, पर लैंड में मिक्सिंग इज नॉट पॉसिबल, है ना, विद इन द लैंड मिक्सिंग इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई whenever there is a land and water, so there is a difference in the temperature of the land and difference in the temperature of the water. So that differential heating, that we can say differential heating. अब इतना सब थोड़ी लिखोगे आप, जब लिखोगे तो the differential heating is causing different pressure zones in different seasons, isn't it? And that is also causing change in the direction of the wind and change in the velocity of the winds also, है ना, विंड के वेलोसिटी में भी चेंजेस आ रहा है एज वेल एज विंड के डायरेक्शन में भी चेंजेस आ रहा है, कैसे आएगा वो सब देख लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो बेसिक चीजें तो हम लोग को यहाँ पे समझ आ गया कि अगर वो कहीं पे वहां पे वाटर है और वहीं पे लैंड है तो किस कारण से चेंजेस आ सकते हैं। ओके, थर्ड जो हम लोग देखे कि रीजन जो है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जैसे लास्ट क्लास में देखे थे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, है ना, ये जगह डिस्टेंस फ्रॉम द सी ज्यादा नहीं है ये सबका, उसमें भी अगर देखोगे कि मुंबई का बहुत कम है एंड चेन्नई का बहुत कम है, ठीक है ना, और कोलकाता रिलेटिवली थोड़ा सा डीपर है, 200-250 किलोमीटर कुछ अंदर है ना, तो उस जगह पे टेम्परेचर ज्यादा राइज नहीं करता और ज्यादा तेजी से फॉल नहीं करता एज कम्पेयर टू दिस शिमला, एज कम्पेयर टू दिस दिल्ली, isn't it? ओके, और इसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो लॉन्ग कोस्ट लाइन, बिकॉज ऑफ लॉन्ग कोस्ट लाइन, वेयर द कोस्ट लाइन विल बी लॉन्गर, है ना, जहां पे भी कोस्ट लाइन किसी को मिलता है जैसे मुंबई एंड कोंकण कोस्ट, यहाँ पे सीजनल रिदम्स नहीं होते हैं, मतलब देयर इज ए लेस चेंजेस इन द सीजंस एंड आपको वो इतना विजिबल नहीं होता, है ना, जो सीजन चेंज होता है उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। बट इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया, दिल्ली, कानपुर, अमृतसर, इनफैक्ट अमृतसर में देखोगे कि समर सीजन में 50 डिग्री अप्रोच करने लग जाता है। वहां पे एक अगर समर सीजन में राजस्थान में एक चूरू करके एक जगह है, चूरू, है ना, वहां पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है, ठीक है, और वही अभी विंटर सीजन में देखोगे तो -10 वगैरह के आसपास चला जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहा है टेम्परेचर में एंड इट इज बिकॉज डिस्टेंस फ्रॉम द सी। द प्लेस विच इज फार अवे फ्रॉम द कोस्ट लाइन विल बी हैविंग higher range of the temperature annually, and the places which is on near to the coastline and near to the sea will be having lower ranges in the temperature and lower ranges in the temperature range annually. Okay, so also we have seen that high altitude के कारण से भी altitude जहाँ पे high होता है वहां पे भी आपका क्लाइमेट का उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, वो मोर और लेस सेम काइंड ऑफ क्लाइमेट होता है, अल्टीट्यूड ज्यादा होता है। तो सो व्हाट इज पॉसिबल रीजन स्निग्धा, कि अगर यहाँ पे जो है यहाँ पे ठंडी ज्यादा होती है और यहाँ पे कम ठंड पड़ती है, दार्जिलिंग में ज्यादा ठंड पड़ती है, आगरा में कम ठंड पड़ती है, वी कैन से, सो व्हाई, व्हाट इज द रीजन? एल्टीट्यूड के कारण से क्या चेंजेस होता है जिसके कारण से आगरा हीटेड अप नहीं होता, आगरा हीटेड अप हो जाता है, पर ये जो दार्जिलिंग है वो हीटेड अप नहीं होता।
सर मॉइस्चर हम लोग बोल सकते हैं, मॉइस्चर टेम्परेचर ज़्यादा लो नहीं करता या ज़्यादा हाई नहीं करता, एंड ऊपर मॉइस्चर कम रहता है, तो जिसकी वजह से टेम्परेचर फॉल कर जाता है। Okay, we have taken this answer. Good, है ना? But that is one of the reason. So moisture content is lower where near to sea level, far away from the sea level. Moisture content will be lower कहाँ पे? जो high altitude पे है. But moisture content will be more where जो sea level के near है. ठीक है ना? तो यहाँ पे moisture content ज्यादा होगा. Okay, that is one of the reason. अगला किसी से पूछते हैं. महमदुल, काफी दिन बाद आपको दिख रहा है. कहाँ गायब थे महमदुल? सर थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। देखिए रेगुलरली क्लास करो, ऐसे में डिफिकल्ट होगा। पवित्रो, क्वेश्चन इज क्लियर? क्वेश्चन ये है, जो कहाँ गया? हाँ, यहाँ पे पवित्रो है और यहाँ पे स्निग्धा है, ठीक है ना? पवित्रो दार्जिलिंग में बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपना वेकेशन, ठीक है ना? तो यहाँ पे टेम्परेचर काफी लो होता है और इस जगह पे सी बीच के पास टेम्परेचर लो होता है। अल्टीट्यूड के कारण से टेम्परेचर में वेरिएशन आते हैं, एंड व्हाट इज द रीजन? नवाज, बी रेडी विथ योर आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला आंसर इज आपसे ही पूछूंगा। ओके नवाज, नेक्स्ट विल बी अर्गदीप। Sir, may I answer? Yes. Sir, because of the lapse rate, sir, per 1 degree, it decreases 1 degree, temperature decreases by 1 degree per 165 meter of altitude. I mean, if we go up by 165 meters, the temperature reduces by 1 degree. Every 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है, 1 डिग्री सेल्सियस का, जो भी है ना 1 डिग्री सेल्सियस का, और वी कैन से 6.5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है 1 किलोमीटर में। बट वेदर दिस इज अ कॉज और दिस इज अ इफेक्ट? इफेक्ट है। आई मीन रिलीफ की वजह से होता है कि जितना हाइट बढ़ता है उतना टेम्परेचर कम होता जाता है। पवित्रो ने बोला है मेरा माउथ काम नहीं कर रहा है। आपके माउथ में हो क्या गया? अच्छा, रिलीफ के कारण से, अगेन रिलीफ इज द रीजन। अगर रिलीफ रीजन है तो दैट आंसर इज नॉट गिविंग मी रिलीफ, है ना? ये रिलीफ करेक्ट आंसर नहीं होगा। रिलीफ अगेन ऐसा नहीं बोल सकते। मैं पूछ रहा हूँ कि रिलीफ के कारण से ही क्यों चेंजेस हो रहे हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज ओपन टू ऑल। सर अर्थ जो है वो अपना जो सनलाइट का वेव है ये एमिट करती है, वो शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में होता है। तो वो जैसे हाइट के ऊपर जाता है वो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब होते जाता है, तो इसलिए जो सबसे नीचे का एरिया होता है वहाँ पे हीट ज्यादा होता है, तो वहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होता है। जैसे वो ऊपर जाते जाते हैं तो वो हीट एब्जॉर्ब होते जाता है एटमॉस्फेयर में, इसलिए ऊपर का टेम्परेचर कम होता है। थोड़ा नियर हो पर नॉट एग्जैक्टली। आप एक सही चीज लेके आए कि ये शॉर्ट वेवलेंथ इनकमिंग आता है ना, और जब वापस जाता है लॉन्ग वेवलेंथ के फॉर्म में तो ये काफी डिस्टेंस पे होता है
है ना। तो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा होगी और इतने दूर तक जब तक वापस जाएगा, है ना, तो उसके कारण तब तक एनर्जी डेसिपेट हो जाएगा, यही बोल रहे हो ना? यस सर। यस, सर लॉन्ग दैट इज वेवलेंथ आता है और शॉर्ट वेवलेंथ जाता है। इज इट? वो सर शॉर्ट में आता है, लॉन्ग में जाता है। ओके। शॉर्ट में आता है। क्लाउड्स शॉर्ट वेवलेंथ के लिए ट्रांसपेरेंट है। यस सर, यस सर। तो लॉन्ग वेवलेंथ जब तक ये वापस जा रहा है, अर्थ से जो रेडिएशन बैक जा रहा है, उससे हम लोग काफी डिस्टेंस पे हैं। पवित्र काफी दूर पे बैठे हैं, भले माउथ काम नहीं कर रहा है पर काफी दूर में है ना। तो अगर इतना दूर में है तो वहां तक लॉन्ग वेव रेडिएशन जब तक जाएंगे तो उसका एनर्जी डिसिपेट हो जाएगा रास्ते में ही, ठीक है ना। दैट इज वन ऑफ द रीजन। अच्छे अच्छे आंसर्स आ रहे हैं। एक मॉइस्चर कम हुआ, सेकंड लॉन्ग वेवलेंथ का रीजन। Pressure is pressure another factor? अगेन j- प्रेशर, ओके प्रेशर बताओ, उसको एक्सप्लेन करो। सर जैसे जैसे ऊपर जाते हो तो प्रेशर कम घट जाता है, तो as it reduces the air molecules spread apart, which is why the temperature reduces, something like that. Okay, density of the air molecules are lesser here, है ना? Yeah. And here density of air molecule is more, you are saying? Yes. Also, yeah. Yes. Sir, That is one of Earth the reason. surface. हाँ. Sir, Earth surface air gets cooler the higher we climb. Is it something like that? Sir, the Earth's surface. higher we, sir, the air gets cooler the higher we go. Yes, the higher altitude पे भी, as we go higher, है ना, air gets cooler. But again, it is the effect. Okay, sir. It is the effect, not the cause. Sir, is it also because like the Earth's surface absorbs the heat from the sun? So since the surface is towards the lower part, which is why the air is warmer towards the lower, and as it rises, it cools because there isn't a lot of surface there. I mean, I don't know if I'm making sense. Like surface absorbs a lot more heat, which is why the air towards the surface is cooler, and as it warmer, and since warm air rises, and therefore it starts cooling down. No, that is not exact reason. यहाँ पे आप सही आए थे, the pressure, है ना। अच्छा, यहाँ पे air pressure कम है क्योंकि density of the air is more near to the surface. And why it is there? क्यों, देखो सरफेस का टेम्परेचर तो ज्यादा, टेम्परेचर यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है ना, तो टेम्परेचर ज्यादा है तो एयर मॉलिक्यूल तो और डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए एज कंपेयर टू जहाँ पे टेम्परेचर लो है, जहाँ पे टेम्परेचर लो है। जैसे जब भी देखो कि जहाँ पे भी टेम्परेचर लो होता है, लाइक दिस विंटर सीजन, इसमें पूरा एयर नीचे आ जाता है, क्लाउड्स नीचे आ जाते हैं। तो विंटर जगह पे तो एयर का मॉलिक्यूल और कंसंट्रेटेड होना चाहिए। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन। हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। जैसे अर्थ हुआ, अर्थ अर्थ ओके, अर्थ ग्रेविटी, ग्रेविटी होगा तो अर्थ के नियर पे एटमॉस्फेयर का डेंसिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आउटर लेयर पे। तो एयर मॉलिक्यूल का डेंसिटी रिगार्डलेस ऑफ इट्स टेम्परेचर, it will be the density will be higher and the air pressure will be more near to the surface of the earth. That is correct. First thing, that is correct, है ना। And more we are moving outwards and more we are moving higher to the higher altitude, towards the higher altitude. यहाँ पे क्या होगा, एयर प्रेशर या एयर का मॉलिक्यूल्स कम होंगे रिगार्डलेस ऑफ इट्स टेम्परेचर। रीजन क्या है, ग्रेविटी। तो यहाँ पे जो एयर है वो थिनर होगा, थिनर होगा एयर,
एंड यहाँ पे क्या होगा, डेंसर होगा. दैट इज वन ऑफ द रीजन. अब देखो, the gases which are responsible for the greenhouse effect will be close to the surface. सारे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे. और जैसे हम लोग ऊपर जाते जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड काफी थिनर होगा. So there is no effect of greenhouse gas. We have very less greenhouse gases will be there because carbon dioxide and all kinds of pollution, even the air molecules will be closer to the surface of the earth. Like शायद स्निग्धा ने बोला कि एयर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे होंगे, क्लोजर पे होंगे सरफेस के, वो ऊपर तक नहीं जाते हैं. Even dust particles, even methane also, all the kinds of pollution also which are responsible for the greenhouse. इसलिए पता रहना चाहिए ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं. प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द ग्रीन हाउस गैसेस, तो इसमें से कौन कौन से गैसेस. सो इवन वाटर मॉलिक्यूल्स आल्सो वर्क्स एज अ वार्मिंग इफेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल में टेम्परेचर है और वो कहां से आया था, जो ओशन पे पड़ा था, वही टेम्परेचर तो कन्वर्ट होकर वाटर मॉलिक्यूल बना है, जो लेटेंट हीट आप लोग बोल रहे थे. ठीक है ना. तो दैट विल बी क्लोजर टू द सरफेस. और जब हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो यहाँ पे अगर रहते हैं तो एयर थिनर होता है, एयर थिनर होगा, सो देयर विल बी लेसर ग्रीन हाउस गैसेस. दैट्स व्हाई दे विल नॉट बी एबल टू स्टोर द गैसेस व्हाइल सन से वो ज्यादा नियर होते हैं. देखो, though they are near to the sun, but they will not be able to capture the energy of the sun. Even mountains are the better reflector of the sun's energy as compared to the surface. है कि नहीं. तो लैंड जो है वो ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करता, क्यों, क्योंकि उसमें वेजिटेशन होता है. पर जो माउंटेन्स होते हैं, जो टॉप ऊपर पे जाएंगे तो वहां पे तो स्नो होता है, स्नो तो ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा ना, स्नो ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, व्हाइट है वो, है ना. और वेजिटेशन जहाँ पे होगा वो तो सन का एनर्जी को केमिकली चेंज करके तो वो तो फोटोसिंथेसिस करते रहेंगे, तो सारा एनर्जी तो स्टोर हो गया. आइदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेशन और इट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें जो स्टोर हो रहा है टेम्परेचर. ठीक है ना. दैट्स व्हाई हायर एल्टीट्यूड पे टेम्परेचर लोअर होने का जो रीजन है, वन, एटमॉस्फेयर इज थिनर, दैट्स व्हाई लो प्रेशर इज देयर. तो लो प्रेशर के कारण से, ये लो प्रेशर इज द इफेक्ट, but the cause is the atmosphere is lesser, the density of the atmosphere is lesser. And why this density of the atmosphere is thinner, reason is the gravity. ठीक है ना, gravity. Not only this, water molecule भी ऊपर में कम रहते हैं. Third reason is that ice cap रहता है. वैसे ये सारी चीज को लिख लो, पता है ये चीज ना कोई बताएगा नहीं, मतलब जो एक जगह पे मिलता नहीं है, मैं लॉजिकली डिराइव कर रहा हूँ. सो ऑलवेज कीप अ हैबिट कि आप ये सब चीज को लिख के रखो. जितना डायमेंशन डालोगे ना, आंसर इतना एनरिच करेगा. बाकी लोग एक दो आंसर लिखेंगे, एक दो रीजन लिखेंगे, बट यू आर राइटिंग एवरी काइंड ऑफ द रीजंस व्हिच आर रिस्पांसिबल. ठीक है ना. देखो बेसिक है, इसमें कोई वो नहीं है. ठीक. तो दैट्स व्हाई wherever the higher altitude is there, the temperature changes are there, or that also defines the climate. इसलिए देखोगे दार्जिलिंग वगैरह में कभी जाओगे, जब सनलाइट रहता है तो इट इज क्वाइट अनबियरेबल. क्यों अनबियरेबल लगता है, देखना कभी, काफी अनबियरेबल लगता है. रीजन क्या है, क्योंकि सनलाइट विदाउट एटमॉस्फेयर से डिफ्यूज हुए, रिफ्लेक्ट हुए, वो डायरेक्टली आपके ऊपर जाता है, और जैसे ही क्लाउड आ जाता है उतना ज्यादा ठंड लगने लग जाती है. क्यों, क्योंकि सारा तो एनर्जी रिफ्लेक्ट करते जा रहा हूं. तो वहां पे इतना तेजी से मतलब क्लाइमेट चेंज होता है माउंटेन जगह पे, बहुत, मतलब क्लाइमेट नहीं बोलना चाहिए, वेदर बोलना चाहिए, अभी तो बताया मैंने, है ना. तो वेदर इतना तेजी से चेंज होगा कि अभी बहुत अच्छा चल रहा था और थोड़ी देर में एकदम पूरा क्लाउडी हो गया और एकदम ठंडा लगने लगा, है ना. इसलिए देखोगे कि जो हिली एरिया पे इवनिंग 5 या 6 बजे के बाद सारे शॉप बंद हो जाते हैं, 5, 6 या 7 मैक्सिमम. क्यों, क्योंकि इतना हार्श विंटर हो जाता है या हार्श कोल्ड हो जाता है, जिसके कारण से बाहर में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है. ठीक है ना. तो कभी फील करना, कभी गए भी हो गए आप लोग मेघालय अगर सब में जाओगे तो बाहर में बड़ा अच्छा माहौल बन जाता है, ऐसा लगता है कि कहाँ आ गए करके, है ना. गए भी हो गए आप लोग. ओके, सो दैट इज वन ऑफ द रीजन. फिर रिलीफ क्या है ना. रिलीफ जैसे बताया शिल्पा ने, रिलीफ क्या है. देखो, रिलीफ डिपेंड करता है कि किस साइड पे एलिवेशन है, किस डायरेक्शन में एलिवेशन है, ये सारा चीज डिफाइन करता है. यही चीज अगर ये वेस्टर्न घाट अगर ऐसे रहता, है ना, ये वेस्टर्न घाट जो इस पोजीशन पे है, ये ऐसा होता तो क्या होता,
ये अलग तरीके का, ये विंड के डायरेक्शन में विंड को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता, पर ये ऐसा है तो विंड को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, मॉनसून विंड को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। ओके, सो द पोजीशन ऑफ द रिलीफ आल्सो, एंड आल्सो इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द कितना स्टीप तरीके से ये जा रहा है, एक साइड पे जेंटल है कि कितना स्टीप है, दैट आल्सो डिपेंड्स, ठीक है ना। तो ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो वेस्टर्न घाट, आसाम, ये सब चीज में ये दिखता है आपको, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में देखोगे कि सबसे ज्यादा जो एयर है वो है दिस नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना। उसके अलावा फिर ये सब चीजें हैं। तो मीथेन इज आल्सो वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस ना, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो ग्रीन हाउस गैस। और इनफैक्ट मीथेन क्या है, 10 टाइम्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा उसका ग्रीन हाउस इफेक्ट है। मतलब मीथेन थोड़ा भी रहेगा तो ज्यादा टेम्परेचर राइज कर रहा है, क्योंकि उसका हीट स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है। ओके फाइन। तो एटमॉस्फेयर की लेयर को आप लोग पढ़ लेना, वो कि उसमें कोई कंसेप्ट कुछ नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ये जो एटमॉस्फेयर का लेयर है उसको आप अपने से पढ़ लेना। ये जो देखो अलग अलग लेयर होता है, ट्रोपोस्फियर होता है, स्ट्रेटोस्फियर होता है, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। कौन सा चीजें, माउंटेन देखो, माउंट एवरेस्ट 8 किलोमीटर तक है, उसके ऊपर में स्ट्रेटोस्फियर है, इसके बीच में ओजोन लेयर है, फिर मेसोस्फियर है, थर्मोस्फियर है। इस लेयर में क्या होता है ये थोड़ा सा देख लेना, है ना। मैं कंसेप्ट वाले पार्ट पे आपको आऊंगा, ठीक है। ये स्लाइड से देख लेना। तो उत्कर्ष, you can see short wavelength incoming rays and long wavelength outgoing rays। ये long wavelength ऐसे क्यों दिखता है, क्योंकि long wavelength ऐसे जाएगा और फिर वापस आएगा, है ना। किस कारण से आएगा, ये क्लाउड के कारण से आएगा, इसलिए शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि इस डायरेक्शन में दिख रहा है ना। इनकमिंग वेव शॉर्ट वेवलेंथ, ठीक है। यस सर। यहाँ पे भी देखो ये शॉर्ट वेवलेंथ, ठीक। ओके, तो ये लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था कि ये पिक्चर को देखो कि जैसे सन का पोजीशन कैसा होता है, और सन के पोजीशन के कारण से ये नॉर्दर्न एरिया पे 6 मंथ्स डे और 6 मंथ नाइट क्यों होता है ना। जो चीज हम लोग टॉर्च और इसके तरह थ्रू देखे थे वो चीज आपको यहाँ पे विजिबल है ना। पूरा जो इस एरिया पे शेडो रीजन बन जाता है, ये जो सदर्न एरिया पे, और वही सदर्न एरिया पे अभी ये वाला पोजीशन अभी विंटर का सीजन है, क्योंकि इस जगह पे विंटर है, इधर पे समर है। ये वाला पोजीशन अभी अर्थ का है। फिर देखो जब समर होगा तो पोजीशन कैसे होगा देख लो। तो समर के कंडीशन में इस जगह पे डे रहेगा और इस जगह पे नाइट रहेगा, है ना। मतलब इस जगह पे कंप्लीटली 6 मंथ्स नाइट होगा। और ये जब इक्वल वाला पोजीशन आता है, जब डे और नाइट इक्वल होता है दोनों जगह पे, पूरे जगह पे, तो वो वाला ये वाला पोजीशन आएगा, जब ये दिस पोजीशन, ठीक है ना। इसके बाद फिर धीरे से इधर पे नाइट बढ़ते जाएगा और इधर पे डे बढ़ते जाएगा ऊपर में। Okay, so atmosphere also works as a diffuser of the light. As I have told you कि जैसे दार्जिलिंग पे जब हम लोग ऊपर में रहते हैं तो वहां पे क्लाइमेट या क्लाउड्स कम है, इसके कारण से सन का रेस में डिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन नहीं होता जो क्लाउड करता है। और क्लाउड क्या है, डिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन करने के कारण से पूरा का पूरा हमारा जो स्काई है वो आपको ब्लूइश दिखेगा, या आपको व्हाइटिश, मतलब आपको दिखेगा कि रेज सनलाइट है, भले वो सन दिखेगा नहीं, पर बाकी जगह पे लाइट क्यों दिखता है, क्योंकि ये डिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन होने के कारण से, ठीक है ना। क्योंकि लाइट का स्कैटरिंग हो रहा है इन ऑल द डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द क्लाउड्स, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द क्लाउड्स, आल्सो बिकॉज ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स आल्सो, है ना, एंड आल्सो बिकॉज ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स आल्सो। बट ये क्लाउड मिरर जैसा भी काम करते हैं। जैसे शॉर्ट वेवलेंथ को तो अंदर आने दे दिए, बट कुछ को वो रिफ्लेक्ट भी करते हैं, क्योंकि क्लाउड इज अल्टीमेटली व्हाइट, है ना, व्हाइट है क्लाउड, तो वो, और व्हाइट है मतलब इसमें क्या होगा, आइस क्रिस्टल्स है, आइस क्रिस्टल्स है,
और वो उसको रिटर्न बैक भी करता है। तो कुछ एनर्जी तो क्लाउड भी रिटर्न बैक कर देता है, बट अगर ये सोचो ये ब्लैक क्लाउड हो, ये ब्लैक क्लाउड हो, तो ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, isn't it? Because of the property of the black color and the white color, है ना, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और जो एटमॉस्फेयर है नीचे का उसको गर्म रखेगा, ठीक है ना। सो क्लाउड्स लाइक मिरर्स रिफ्लेक्ट सनलाइट डिफरेंट डायरेक्शन रादर देन ऑब्जॉर्विंग इट, है ना। द ब्लू कलर ऑफ द डे टाइम स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ द सनलाइट, ठीक है ना। तो ब्लू कलर मतलब स्कैटर होता है, तो ब्लू कलर आपको ज्यादा ये दिखेगा, मतलब वो आपको कंसंट्रेटेड नहीं दिखता है, रादर देन वो डिफ्यूज ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द ब्लू कलर एज कंपेयर टू रेड कलर। रेड कलर ज्यादा डायरेक्शनल होता है, इसलिए तो लेजर में यूज करते हैं, और ब्लू कलर डिफ्यूज होता है, मतलब फैलता है ज्यादा, उसका प्रॉपर्टी ये है। इसलिए ब्लू कलर का पॉइंट खोजना बहुत मुश्किल होता है, आपको बस दिखेगा कि ब्लू कलर कहीं से आ रहा है। इसलिए जब ब्लू कलर का लेडी घर पे लगाते हो एंड रेड कलर का, तो देखोगे कि दूर से दिखेगा तो ब्लू कलर ऐसे स्प्रेडेड दिखता है और रेड कलर दिखता है तो एकदम पॉइंटेड दिखता है, ठीक है ना। इसलिए डेंजर का सिग्नल को रेड से दिखाते हैं, ठीक है, ताकि वो दूर से दिखे और डायरेक्शनल तरीके से दिखे, फाइन। ओके, तो सोलर रेडिएशन में ये जो अर्थ का मूवमेंट कैसे होता है, ये देखो अर्थ का मूवमेंट, ये डायरेक्शन इसका ऐसे ही रहेगा, टेढ़ा ही रहेगा, ये टेढ़ा है पर मेरा है वाला है ना, ये ऐसा टेढ़ा ही रहेगा, है ना। और इसी के कारण से आपका जो सीजन्स है वो सीजन्स बनते हैं बिकॉज ऑफ द टिल्टेशन ऑफ द अर्थ। टिल्टेशन होने के कारण से एक टाइम पे नीचे पे सनरेज ज्यादा पड़ते हैं, इस टाइम पे समर होगा, और इस जगह पे हमारे इंडिया में क्या होगा, इस जगह पे विंटर होगा, ठीक है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन किस साइड पे आप फेस किए हुए हो उसके हिसाब से समर एंड विंटर डिसाइड होता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और वाइस वर्सा फॉर सदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे इस पोजीशन पे क्या होगा, समर होगा, और इस पोजीशन पे क्या होगा, विंटर होगा। नॉर्दर्न पोल पे इस समय पे क्या होगा, 6 मंथ्स नाइट होगा, नॉर्दर्न 6 मंथ्स डे होगा, और नॉर्दर्न पोल पे इस पोजीशन पे क्या होगा, 6 मंथ्स नाइट होगा। मतलब अभी अगर आप आर्कटिक पे जाओगे, आर्कटिक पोल्स पे जाओगे, तो उस समय आपको नाइट ही दिखेगा कंप्लीटली, और इस पोजीशन पे डे एंड नाइट इक्वल होगा, ये दो पोजीशन पे, ठीक है ना। सो एज आई हैड आस्क्ड यू इन द लास्ट क्लास आल्सो, कि नहीं शायद नहीं पूछा था लास्ट क्लास में, ओके, वेदर समर और विंटर होने का रीजन सन से डिस्टेंस भी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल पाथ में मूव कर रहा है। तो अगर अर्थ यहाँ पे है, सपोज नहीं, इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, ये वाला पोजीशन देखो, है ना, ये इलेक्ट्रिकल पाथ में मूव करता है, कौन सा, अर्थ हमारा। तो एक टाइम आता है जिस समय वो क्लोजेस्ट टू द सन होता है, लाइक दिस पाथ, और वो कब आता है, जनवरी। जनवरी में क्लोजेस्ट टू द सन होने वाला है, बट जनवरी में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर होगा, और इसके जस्ट अपोजिट जुलाई में डिस्टेंस सबसे ज्यादा दूर होता है, पर इसमें समर होता है। सो इट मीन्स the distance from the sun is not having very strong effect on the seasons. In fact we can say कि season पे जो distance from the sun का effect बहुत कम है ना, और एकदम minimum है, we can say, rather than tiltation of the earth का reason है। So if question will be asked कि मतलब change in the season of the earth, it is because of the distance from the sun or it is because of the tiltation of the earth. So we will say because of the tiltation of the earth, क्योंकि tilt हो रहा है तभी समर है, tilt नहीं रहता तो समर नहीं रहता, सन एनर्जी ज्यादा पड़ रहा है, और डिस्टेंस का बहुत कम इफेक्ट है ना। तो एक 152 मिलियन किलोमीटर है, एक 147 मिलियन किलोमीटर है। तो एक पेरीहिलियन का जो पोजीशन जिसको बोलते हैं जनवरी में आने वाला है, पेरीहिलियन का पोजीशन, इसलिए आपको देखोगे विंटर में जब आप कभी सन के सामने रहते हो तो काफी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट लगता है, आपको लगता है कि काफी जल जाओगे करके।
थोड़ा सा आपको फील होता है, बट प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास सन रेज टिल्टेड फॉर्म में पड़ रही है, टिल्टेड मतलब इंक्लाइंड फॉर्म में पड़ रही है, और वही जो किलो जूल वाला एनर्जी वाला जो स्प्रेड वाला मैंने कंसेप्ट बताया था उसके बेसिस पे समझ लो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे आपको एनर्जी कम मिलने वाला है जनवरी में, है ना। तो रिगार्डलेस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, it is the tiltation which is responsible for the change in the season of the particular hemisphere. Okay, so factor which causes variation in the insolation. So one of the reason is the rotation of the earth on its axis. अगर अर्थ रोटेट नहीं करता, अर्थ रोटेट ही नहीं करता, तो एक जगह पे पूरा फुल डे ही रहता और एक जगह फुल नाइट रहता, ठीक है ना। अगर नहीं रहता तो इससे प्रॉब्लम क्या होता, इससे प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये होता कि समर है क्यों, क्योंकि डे टाइम ज्यादा है, ज्यादा टाइम एनर्जी मिल रहा है। तो अगर ज्यादा टाइम एनर्जी मिलेगा रादर देन रेडिएशन को वापस करने के लिए जो टाइम मिलता है, देखो नाइट में क्या होता है, एनर्जी को आप रिटर्न बैक करते हो, एनर्जी रिड्यूस होता है, और डे टाइम में क्या होता है, एनर्जी को कंज्यूम होता है। अर्थ में बोल रहा हूँ ना, ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। डे में एनर्जी इनटेक होता है और नाइट में एनर्जी कंज्यूम होता है, ठीक है ना, या एनर्जी रेडिएट बैक होता है। तो अर्थ से देखोगे जितना बड़ा डे होगा उतना ज्यादा एनर्जी आते जाएगा, और अगर रोटेशन हो रहा है तब डे और नाइट हो रहा है, अगर रोटेशन नहीं होता तो क्या होता, डे ही डे होता और इनकमिंग ज्यादा होता और आउटगोइंग आपका बहुत कम होता, है ना। सो दैट्स व्हाई वेरिएशन इन इंसोलेशन का वन ऑफ द रीजन इज रोटेशन ऑफ द अर्थ, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज द सेकंड रीजन, थर्ड इज द लेंथ ऑफ द डे, फोर्थ इज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, है ना। यही विंटर सीजन में क्लाउड क्या काम करेंगे, यही विंटर सीजन में क्लाउड क्या करेंगे, सन से एनर्जी आने ही नहीं देंगे, ठीक है ना। तो ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर आल्सो वर्क्स, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स एस्पेक्ट, है ना, लैंड किस साइड पे मूव किया हुआ है या लैंड का टोपोग्राफी कैसा है, सन के साइड में है कि अपोजिट साइड में, दैट आल्सो डिपेंड्स। जैसे विद इन होम आल्सो एक जगह पे जहां पे सनलाइट पड़ता है वो रूम ज्यादा गर्म रहता है, जिस जगह पे सन नहीं पड़ता उस जगह पे टेम्परेचर कम रहता है। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड आल्सो डिपेंड्स, ठीक है ना। तो रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, है ना, मैंने बताया कि रोटेशन है इसलिए ये रिस्पांसिबल रीजन है, ठीक। तो अर्थ इज टिल्टेड by 23.5 degree along its axis. Earth is tilted by 23.5 degree along its vertical axis, or we can say it is tilted by 66.5 by its horizontal axis, है ना। तो अर्थ कैसा है, अर्थ है ऐसा टिल्टेड है, और इस टिल्टेशन के कारण से सारा रीजन है रिस्पॉन्सिबल, और इस टिल्टेशन के कारण से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का 23.5 डिग्री हम लोग को बनाना पड़ता है। अदरवाइज क्या रीजन था कि 23.5 हम लोग बनाते, इसका रीजन था टिल्टेशन, है ना। एक समय सनरेज इस पे पड़ती है, एक समय सनरेज इस पे वर्टिकल पड़ती है, और ये ऐसा क्यों होता रहा है, क्योंकि सन ही अर्थ ही खुद टिल्टेड है, अर्थ ही 23.5 टिल्टेड है। दैट्स व्हाई दिस जो लाइन जो है इसको हम लोग बोलते हैं 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ, ठीक है ना। ओके, तो सीजन देख लो, सीजन 22 ऑफ दिसंबर, इस समय क्या होने वाला है, इस समय शॉर्टेस्ट डे होने वाला है एंड लॉन्गेस्ट नाइट होने वाला है, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट नाइट वहां पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। वैसे जब भी हम लोग बोलते हैं ना समर और विंटर, ऑलवेज वी टॉक इन टर्म्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना। तो इसलिए अगर बाय डिफॉल्ट कहीं लिखा नहीं है तब तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ही मान के चलो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, डे और नाइट इक्वल होगा 21 मार्च। यहाँ पे क्या होगा, डे ज्यादा लॉन्गर होगा, लॉन्गेस्ट होगा, और नाइट शॉर्टेस्ट होगा, एंड दिस पोजीशन पे इक्विनॉक्स, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये
विंटर सोलिस्टिस है कि समर सोलिस्टिस है? दिस वन, Winter solstice, हाँ, एंड दिस वन इज summer समर, solstice. गुड, है ना, एंड दिस वन इज इक्विनॉक्स. यू शुड रिमेंबर, यू शुड बी रिमेंबरिंग द डेट, डेट आपको रिमेंबर रखना है. और सीजन के हिसाब से अगर देखो तो ये एक विंटर सीजन हुआ, ये ऑटम का सीजन हुआ, ये समर का सीजन हुआ, ये स्प्रिंग का सीजन हुआ. ठीक है ना. सो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द रेज जो मैंने बताया था, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ रेज, जैसे ये जो एरिया में बता रहा था, दिस एरिया एंड इतने एरिया पे, है ना, इतने बड़े एरिया पे सन रेज अगर पड़ते हैं, सेम एनर्जी पड़ती है, तो वो ज्यादा बड़े एरिया पे होगा. इसके कारण से इंक्लिनेशन होने के कारण से, इंक्लिनेशन होने के कारण से एनर्जी यहाँ पे कम मिलेगी. ठीक है, लाइक दिस वन. ये मार्च का सीजन होने वाला है, स्प्रिंग सीजन होने वाला है. इसके बाद ओके, जून 21 का टाइम लेते हैं. ठीक है ना, कौन सा पोजीशन, दिस, जून का टाइम कौन सा होने वाला है, दिस वन, है ना, जून का टाइम. तो जून के टाइम में अर्थ का टिल्टेशन ऐसा होगा. सो इन दिस पोजीशन जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जो सबसे ऊपर पे होगा वो 24 आवर्स डे होगा, और जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे ये डे का टाइम रिड्यूस होते जाएगा, और 0 डिग्री पे एग्जैक्टली 12 आवर्स होगा. ठीक है ना, और 23.5 पे 10 आवर्स यहाँ पे डे टाइम रिड्यूस होते जा रहा है. तो एक सिंगल पोजीशन देखने से आपको ये समझ आ गया कि ये नाइट यहाँ पे 0 आवर डे होगा इस जगह पे, और इस जगह पे 0 आवर नाइट है. ठीक है ना, और इस हिसाब से आप यू कैन सी कि 15 आवर्स ए डे, 13 आवर्स ए डे, 12 आवर्स ए डे, जून 21. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट लॉन्गेस्ट डे. अब अपोजिट इफेक्ट देखो, ये वाला पोजीशन देखो, ये जो टाइम है विंटर वाले टाइम पे, ठीक है ना, जिसमें अभी आने वाला है दिसंबर, 23 दिसंबर. इस समय क्या होगा, यहाँ पे 24 आवर्स अ डे होने वाला है. ये 15 आवर्स ए डे, 13 आवर्स ए डे, 0 डिग्री पे 12 आवर्स ए डे, यहाँ पे 10 आवर्स ए डे. हम लोग का पोजीशन ये वाला पोजीशन होगा, हम लोग का अर्थ ऐसा होगा, इंडिया ऐसा होगा, तो हम लोग की जगह पे 10 आवर्स ए डे होगा. ठीक है ना, और यही चीज, अब यही चीज देखो इक्वेटर मतलब इक्विनॉक्स के समय, स्प्रिंग एंड ऑटम इक्विनॉक्स के टाइम पे, यहाँ पे 12 आवर्स, यहाँ पे 12 आवर्स, 12 आवर्स, 12 आवर्स, 12 आवर्स. ठीक है ना. सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू ऑल, है ना, इसको बहुत अच्छे से समझा दिए हम लोग. इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट होना नहीं चाहिए. ओके, कभी कभी ना ऐसे पिक्चर दे देता है या ऐसा कुछ कॉलम दे देता है ना, सो यू विल हैव टू सजेस्ट व्हाट एग्जैक्टली इट इज टेलिंग यू एंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज सजेस्टिंग यू. तो सेम चीज को हम लोग ने कैसे दिखाते हैं, 0 डिग्री 12 आवर्स 12 आवर्स, है ना, either it is 22 दिसंबर और it is 21 जून. That's why 0 डिग्री पे हमेशा से लो प्रेशर बना रहता है, क्योंकि हमेशा से डे टाइम 12 घंटे तो मिलेगा ही, रिगार्डलेस ऑफ दिस वन, वो नॉर्दर्न में हो या समर में. बट इस जगह पे देख लो 20 डिग्री पे, 20 डिग्री पे दिसंबर में हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑब्वियसली शॉर्ट होगा, और इसको जितना यहाँ पे गेन हुआ उतना लॉस कर दो, या यहाँ पे जितना लॉस हुआ उसको गेन कर दो, फिर इसमें और लॉस कर दो और इसमें गेन कर दो, और लॉस कर दो इसमें गेन कर दो, और लॉस कर दो, और ये 6 मंथ्स गेन हो गया. ठीक है ना, दैट्स द थिंग. फाइन, द सेम थिंग व्हिच आई हैव सेड कि 90 डिग्री में अगर टेम्परेचर पड़ता है, कम एरिया पे पड़ता है, 45 डिग्री पे एरिया पड़ता है, तो ज्यादा एरिया पे पड़ता है, तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. फाइन, तो अभी तक आपको ये पता रहना चाहिए विच सर्कल इज विच वन. ये 66.5, दिस वन इज 23.5 नॉर्थ, 0 डिग्री 23.5 साउथ, and this 66.5 south. Antarctic circle, Arctic circle. NT of Arctic circle is Antarctic circle. इस टाइम पे ये कौन सा टाइम होने वाला है वैसे, whether it is 21st जून और 22nd दिसंबर. नवाज, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2.
प्रीति? Sir, ऑप्शन? sir, Sorry, you are not audible. 1 or 2? You can write in chat also. Others also, please write it. sir, 1. Okay, good. समर. ओके, तो इस टाइप का भी डायग्राम आप बना सकते हो, है ना? समर ऐसा जब ये बनाने के लिए डायग्राम है, जो अपना आंसर राइटिंग करोगे ना, ये बनाने के लिए डायग्राम, ठीक है ना? एंड दिस वन इज विंटर. ओके, एक और चीज होता है पैसेज ऑफ सोलर रेडिएशन, है ना? जब सन का रेस जब अर्थ में आता है तो कौन कौन से ऑब्स्ट्रक्शन के थ्रू आता है? तो ऑब्स्ट्रक्शंस आर वाटर वेपर, डस्ट, ओजोन. ऑब्स्ट्रक्शंस आर क्लाउड्स. इवन ऑन अर्थ आल्सो माउंटेन्स, आल्सो वी कैन से अगर आइस कैप्स है वो भी एक ऑब्स्ट्रक्शंस है ना, जो अर्थ में एनर्जी आने से रोकता है. सो यू कैन सी कि जो अर्थ में जो क्लाउड्स होंगे, जो एकदम टॉप पे व्हाइट क्लाउड्स दिखते हैं, दे विल रिफ्लेक्ट बैक द इनकमिंग सोलर रेडिएशन. इवन दिस O3 ozone water molecules, those will be absorbing the incoming solar radiation. Even earth का जो surface है, that will also be reflecting back the incoming solar radiation. And once ये radiation back हो रहा है तो clouds will again absorb the same thing. Clouds फिर से absorb करेगा और clouds फिर से इसको भेज सकता है, ठीक है ना? So ये मल्टीपल, ये जो आउटगोइंग जो रेडिएशन है वो कहां से जा रहा है? आउटगोइंग रेडिएशन एक इधर से जा रहा है, यहां से डायरेक्ट रिफ्लेक्शन हो रहा है. वाटर भी रिफ्लेक्ट करता है पर कम करता है, वो ज्यादा एनर्जी को अंदर में ले लेता है. बट यही अगर आइस कैप होता तो उसको रिफ्लेक्ट कर देता, ठीक है ना? क्लाउड कैन ऑल्सो रिफ्लेक्ट इट, ठीक. यहां से जो जा रहा था पर क्लाउड उसको फिर से स्टोर कर सकता है और इसको फर्दर इसको स्कैटर कर सकता है. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन. तो इस तरीके से जो इंसोलेशन है at different levels it is being captured and different level it is being reflected back, ठीक है ना? So ट्रॉपिक्स में जो एनर्जी मिलती है, जो ट्रॉपिक्स में मतलब इस जगह पे जो बहुत ही घटिया बना है, थोड़ा सुंदर बनाते हैं. जो ट्रॉपिक्स पे जो एनर्जी मिलती है वो एवरेज लेवल पे 320 वॉट पर मीटर स्क्वायर, 320 वॉट पर मीटर स्क्वायर. एंड इस जगह पे जो हमारा होता है 70 वॉट पर मीटर स्क्वायर. इससे प्रॉब्लम क्या होता है? क्या आई कैन से कि एट 0 डिग्री द टेम्परेचर या इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज हाईएस्ट, बिकॉज ऑल द टाइम 12 आवर्स तो डे हो ही रहा है. तो एग्जैक्टली एट 0 डिग्री कैन आई से कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज हाईएस्ट, बट इट इज नॉट ट्रू.
the maximum temperature which we have seen is near to equator, not exactly to the equator. It is near to the equator, not exactly to the equator. And what is the responsible result? यहाँ पे लिखा है equator receives relatively less insolation than tropics. But why there is a contradiction कि 0 डिग्री पे तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर फॉल करना चाहिए, but it is not exactly on 0 degree, but rather than a bit northern towards the 0 degree equator. Utkarsh, what could be the possible reason? So because of cloud formation over equator. Okay. As I have suggested, यहाँ पे जो ये क्लाउड होता है ना, क्लाउड का बहुत इंपॉर्टेंस इफेक्ट है. 0 डिग्री पे देखोगे कि लैंड एरिया बहुत कम है ना. 0 डिग्री ये जगह, ये वाले एरिया पे, घाना वाले एरिया पे जो अगर अफ्रीका बनाते हैं हम लोग, है ना, और अमेरिका बनाते हैं, तो यहाँ पे करीब 0 डिग्री है. और यहाँ पे तो इंडोनेशिया है, इस जगह पे इंडोनेशिया है ना. तो यहाँ पे लैंड का एरिया बहुत कम है, बट ओशियन का एरिया बहुत ज्यादा है. ये इंडियन ओशियन हो जाता है ना, ये अटलांटिक ओशियन हो जाता है, इधर पे पैसिफिक ओशियन हो जाता है. सो जो 0 डिग्री इक्वेटर पे जो टेम्परेचर फॉल होता है, ये सन रेज आता है, इट इज मेनली ऑन द वाटर बॉडीज. एंड बिकॉज ऑफ द वाटर बॉडीज, evaporation will be there, and once evaporation will be there, then clouds formation will be more. So on 0 degree, because of the formation of the clouds are not allowing sun rays to penetrate towards 0 degree. That's why incoming solar radiation, yes, temperature 0 degree पे almost बहुत ही कम, मतलब बहुत ही उतना नहीं आ पाता जितना आना चाहिए, while it is 12 hours a day and 12 hours a night. Rather than वो a bit northern side में होता है. क्यों? क्योंकि southern side में अगेन लैंड एरिया आप देखो कम है, लैंड एरिया कम है कंपेयर टू नॉर्दर्न साइड में. यहाँ पे तो पूरा का पूरा यूरेशिया आने वाला है, यहाँ पूरा अमेरिका आने वाला है, ठीक है ना. सो एज कंपेयर टू सदर्न एरिया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे लैंड एरिया इज मोर, एंड इन सदर्न हेमिस्फीयर ओशियन एरिया इज मोर. इसलिए जो हाईएस्ट टेम्परेचर ऑन द अर्थ will be experienced on bit northern side of the 0 degree. ठीक है ना. और उसमें भी insolation will be more over continent as compared to ocean. Why continent? Okay, प्रीति saying कि उसको फिर से explain करना है. बैक साइड में अगर वर्ल्ड मैप दिख रहा है तो उसको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ. ये मैं बना दिया, मैंने इसको ऐसे अमेरिका बना दिया, सदर्न अमेरिका, इसको बना दिया अफ्रीका, और यहां से मैंने बना दिया ज्यादा बड़ा हो गया, सॉरी, ये बना दिया मैंने यूरेशिया, और यहाँ पे मैंने बना दिया अमेरिका. ठीक है ना. 0 डिग्री इक्वेटर कहां से गया होगा? अमेजन रेन फॉरेस्ट से जाना है, घाना से जाना है, और इधर इंडोनेशिया से जाना है. इंडिया यहाँ पे ऐसा है ना, यहाँ से जाना है 0 डिग्री. यू कैन सी 0 डिग्री पे यहाँ पे कौन सा? इंडियन ओशियन. फिर यहाँ पे एक छोटा इंडोनेशिया मलेशिया का पोर्शन ले लो, फिर इधर पे आ जाएगा पैसिफिक ओशियन. यहाँ पे कौन सा है? अटलांटिक ओशियन. यहाँ अगेन पैसिफिक ओशियन. ठीक है ना. सो एट एग्जैक्टली 0 डिग्री द लैंड एरिया इज टू लेस. इतना ही जगह पे लैंड एरिया है, तो लैंड एरिया कम होने से मोस्ट ऑफ द इंसुलेशन which is there on the water bodies across 0 degree equator. ये इक्वेटर पे, तो 0 डिग्री के इक्वेटर पे अगर सन बहुत ज्यादा पड़ेगा तो यहाँ पे क्लाउड्स बहुत ज्यादा होंगे. तो ये पूरे जगह पे क्लाउड्स होंगे, यहाँ पे भी क्लाउड्स होगा, यहाँ पे भी क्लाउड्स होगा, इनफैक्ट साइड साइड में भी क्लाउड्स आ जाएंगे.
यहाँ पे क्लाउड्स होगा, यहाँ पे क्लाउड होगा, यहाँ पे क्लाउड होगा, ठीक है ना, और ये पूरी जगह पे क्लाउड। क्यों? इवेपोरेशन के कारण से क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है। सो बिकॉज ऑफ दिस क्लाउड्स सन रेज को वो अंदर आने नहीं देते, वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देंगे, है ना, एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो इसके नीचे टेम्परेचर उतना राइज नहीं कर पाता, क्योंकि ये एक शेडिंग का इफेक्ट कर देता है, शेड कर देते हैं ऑन अक्रॉस 0 डिग्री। बट ये जो ट्रॉपिक, अगर इसके साइड में यहाँ पे आ जाऊं मैं, यहाँ पे अगर कोई प्लेस है, या तो जैसे इंडिया का ही ले लो, या हमारा एक दिस श्रीलंका देख लो, इस जगह पे टेम्परेचर काफी ज्यादा पड़ रहा है, ये जगह पे सेम चीज यहाँ पे टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा पड़ेगा, है ना। वैसे क्योंकि ट्रॉपिक का तो सेंटर है ही, ट्रॉपिकल एरिया तो है ही, क्योंकि 23.5 यहाँ से जाने वाला है, ठीक है ना। सहारा एरिया पे काफी ज्यादा टेम्परेचर राइज होने वाला है, यहाँ पे इस जगह पे करीब, इस जगह पे भी काफी ज्यादा टेम्परेचर राइज होने वाला है। यहाँ पे टेम्परेचर राइज क्यों है? क्योंकि डे टाइम भी ज्यादा है, लैंड एरिया भी ज्यादा है, एंड क्लाउड का इफेक्ट कम है, बिकॉज वाटर वेपर इज लेस। So that's why temperature is more on a bit northern side of the 0 degree as compared to southern side of the 0 degree. Southern side में क्या प्रॉब्लम है? ये सबका टेल साइड है, देखो ये भी छोटा सा लैंड मास, ये भी छोटा सा लैंड मास, ठीक है ना, टेल एरिया है। और यहाँ पे लैंड मास कम होने से क्या होगा, ओशन ज्यादा है, और ओशन पे टेम्परेचर पड़ेगा तो वो क्लाउड बनाएगा, और क्लाउड बनाएगा तो उसको आने नहीं देगा। सो दैट्स वाई पूरा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर जो मिलता है वो आपको इसी जगह पे, इथियोपिया, ये इसी जगह पे सहारा, ये जगह पे ही आपको सबसे ज्यादा टेम्परेचर मिलता है, या तो इधर पे ईरान, इराक, ये सब जगह पे सबसे ज्यादा, अफगानिस्तान, है ना, सबसे ज्यादा टेम्परेचर इसी जगह पे मिलता है ना, रादर देन 0 डिग्री पे। जबकि हम लोग बोलते हैं कि सबसे वार्मर प्लेस शुड बी देयर ऑन 0 डिग्री बिकॉज इंसुलेशन इज हाई। नो, बिकॉज लैंड ऑल्सो वर्क्स, एंड द लैंड एंड सी जो सरफेस है दैट ऑल्सो वर्क्स, एंड ऑल्सो द क्लाउड्स वर्क्स, ठीक है ना। So that's the reason. Is it clear, Prati? Yes, sir. Okay. So this will be the place where the incoming solar radiation is in surplus, and ये क्या होगा, deficit, ठीक है ना। यहाँ पे लॉस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इनकमिंग, और यहाँ पे गेन ज्यादा होता है इस जगह पे रादर देन लॉस। तो इसने कैसे दिखाया, देखो इसको कैसे क्लियरली इसने दिखा दिया, ये गेन के लिए ज्यादा लंबा वेव बना दिया, है ना, और लॉस के लिए कम छोटा वेव बनाया, और यहाँ पे लॉस के लिए ज्यादा बड़ा वेव बना दिया और गेन के लिए छोटा वेव बना दिया। तो देख रहे हो, पिक्चर जब सही ढंग से बनाओ ना ज्योग्राफी में, तो सारा चीज अच्छा हो जाता है। वैसे जस्ट अपोजिट, मेरे को पिक्चर बिल्कुल बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए इतना घटिया घटिया पिक्चर बनाते रहते हैं, इसलिए पिक्चर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जिसका अच्छा स्किल है, दे कैन यूज देयर स्किल्स इन दिस। A good picture is worth of thousands of words. Okay. तो एटमॉस्फेयर का हीटिंग एंड कूलिंग इफेक्ट, हीटिंग होता है, जब एटमॉस्फेयर का हीटिंग होता है तो एटमॉस्फेयर भी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता है जब टेम्परेचर एटमॉस्फेयर पे पड़ता है। जैसे क्लाउड का इफेक्ट क्या हुआ, वो उसको रोक रहा है ना, और इनकमिंग सोलर रेडिएशन को रोक रहा था। बट एटमॉस्फेयर पे ये जो गैसेस हैं उनका क्या इफेक्ट है हमारे इस पे। सो अर्थ का जो सबसे अपर लेयर है दैट इज एटमॉस्फेयर, और जब इस पे एनर्जी पड़ता है तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इफेक्ट्स और 3 काइंड्स ऑफ इफेक्ट्स, कन्वेक्शन, एडवेक्शन एंड कंडक्शन। सो कन्वेक्शन, एडवेक्शन, सो लाइक जब, जैसे अंकिता ने बोला कि जब सन रेज जब इसमें इनकमिंग होता है ना, तो एयर मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं और लाइट होके वो ऊपर जाते हैं, लाइट होके ऊपर जाते हैं, और ऊपर में ज्यादा उसको स्पेस मिल जाता है और कोल्ड हो जाते हैं। स्पेस ज्यादा क्यों मिल जाता है ना, क्योंकि ऊपर में एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम है, तो यही वाटर मॉलिक्यूल, ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स है बहुत दूर दूर चले जाते हैं। तो वही खिचड़ी अगर आपने बाउल में रखा है और वही खिचड़ी को आपने थाली में रखा है, तो थाली में वो ज्यादा जल्दी ठंडा होगा, तो ऊपर में उसको थाली मिल जाता है, ज्यादा स्पेस मिल जाता है, तो जल्दी ठंडा हो जाता है, और इस जगह पे वो ज्यादा वार्म रहता है, ठीक है ना। सो दैट इफेक्ट वेयर द वर्टिकल मोशन ऑफ द एयर इज देयर, देन वी विल कॉल इट द इफेक्ट ऑफ द कन्वेक्शन, एंड वी कॉल दिस मूवमेंट इज द कन्वेक्टिव मूवमेंट, ठीक है ना।
जो समर सीजन में 2 बजे के बाद जो समर सीजन में आफ्टर 2 PM जो विंड जो राइज करती है तेजी से, और यहाँ पे लो प्रेशर जोन बनता है, और इवनिंग में एक स्टॉर्म आता है उसको रिप्लेस करने के लिए, दैट इफेक्ट इज बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन इफेक्ट ओनली। ठीक है। सेकेंड इफेक्ट इज द कंडक्शन इफेक्ट। एट द टाइम ऑफ विंटर सीजन में रेडिएशन के कारण से, रेडिएशन बैक होने के कारण से सन से जो इनकमिंग जो रेडिएशन होते हैं उसको इमीडिएटली अर्थ वापस भेज देता है। क्यों? क्योंकि नाइट टाइम ज्यादा है, विंटर सीजन में नाइट ज्यादा है ना, तो जब नाइट टाइम मोर देन 12 आवर्स है तो उसको ज्यादा टाइम मिल रहा है जो सन से एनर्जी आया उसको वो सूर्य समेत वापस भेजने के लिए। सो बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव इरेडिएशन, इसको बोल रहे हैं इरेडिएशन, एक्सेसिव इरेडिएशन होने के कारण से क्या होता है, अर्थ का सरफेस कूल हो जाता है, सरफेस इज कूलर इनफ। और सन का अर्थ का सरफेस जब कूल हो जाता है तो उसके अटैच में जो एटमॉस्फेयर होता है उसको भी वो कूल कर देता है। एंड इट इज बिकॉज ऑफ द कंडक्शन इफेक्ट। कंडक्शन इफेक्ट व्हाई? क्योंकि एयर का जो एयर है वो अटैच हो जाता है अर्थ के सरफेस से। क्यों हो जाता है? क्योंकि एयर का टेम्परेचर कम होने से वो हैवी हो जाएगा, बिकॉज एयर मॉलिक्यूल का डेंसिटी कम हो जाएगा और वो हैवी होके नीचे बैठ जाएगा और अर्थ से अटैच हो जाएगा। और अर्थ तो ऑलरेडी कूलर है, तो कूलर होने के कारण से एयर भी कूल हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई कूलर एयर होने के कारण से ये कूलर एयर हो क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ द कंडक्शन इफेक्ट। व्हेन टू बॉडीज आर अटैच टुगेदर तो उसमें कंडक्शन होता है ना। तो ये दोनों, ये वही होगा, अगर ये वार्म होगा तो ऊपर में लू चलेगा, अगर ठंडा होगा तो विंटर होगा, तो मतलब कोल्ड विंड होगा। ठीक है ना। एंड व्हाई इट इज बिकॉज ऑफ कंडक्शन इफेक्ट। एंड थर्ड इज द एडवेक्शन इफेक्ट। एडवेक्शन इफेक्ट क्या होता है? जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर इज देयर देन वी कॉल इट एडवेक्शन मूवमेंट। हॉरिजॉन्टल मतलब एक जगह पे लो प्रेशर है एंड एक जगह पे हाई प्रेशर है, तो विंड का जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है दैट वी कॉल इट एडवेक्शन। एंड लू इज द रिजल्ट ऑफ द एडवेक्शन। इंडिया में क्या है, ये जो नॉर्दर्न एरिया होता है वो बहुत ज्यादा लो प्रेशर का बन जाता है, इसलिए सब साइड से विंड ऐसे चल के चलने लगती है। ठीक है ना। तो ये जो लो प्रेशर जोन में हाई टेम्परेचर के कारण से जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द विंड इज देयर, उसको हम लोग इंडिया में लू बोल रहे हैं। इंडिया में लू बोल रहे हैं, दैट इज द लोकल विंड। लोकल विंड, ठीक है ना। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द एडवेक्शन प्रोसेस। बट यहाँ पे देखो वर्टिकल मूवमेंट हो रहा था, कन्वेक्शन में कैसे हो रहा है? कन्वेक्शन में क्या है? वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द एयर इज देयर। देखो, अब देखो ये दोनों को अटैच करो, एयर सरफेस वार्म है, उसने कंडक्शन के थ्रू एयर को भी वार्म कर दिया, एयर वार्म होने के कारण से कन्वेक्शन के थ्रू ये ऊपर गया, स्प्रेडेड हो गया, ठंडा हो गया, ठंडा होके हैवी हुआ और हैवी होके नीचे फॉल किया। नीचे जैसे ही फॉल किया क्या हुआ? वार्म हो गया, वार्म हुआ कंडक्शन के कारण से, फिर कन्वेक्शन हुआ, फिर ऊपर में जाके क्लाउड बनाया, क्लाउड बना के कूल डाउन हो गया और फिर से ये हुआ। तो दिस प्रोसेस, ये जो चल रहा है विंड का जो प्रोसेस हो रहा है, जब वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द एयर इज देयर देन वी कॉल इट कन्वेक्शन। एंड व्हेन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इज देयर, ये जैसे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे हम लोग उसको बोलेंगे एडवेक्शन। ठीक है ना, एडवेक्शन। वैसे एक चीज ध्यान रखना, हम लोग वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर बोलते हैं ना, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ विंड नहीं बोलते हैं, ध्यान रखना है ना। विंड नॉर्मली वी डिनोट फॉर द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर, विंड। ठीक है ना। मैंने बताया था ना, टायर में विंड नहीं डालते हो ना, टायर में एयर डालते हो ना, तो वो चीज है। तो एयर
स्टेबल हो सकता है, बट विंड स्टेबल नहीं रहता, विंड मूव करता है, ठीक है ना। वायु और पवन, ठीक है ना, पवन चलती है, क्यों चलती है पवन, ठीक है ना। तो ये जो है, ये जो क्या था विंड, वो है पवन। ओके, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन मैंने बता दिया, शॉर्ट वेव अर्थ पे आता है, लॉन्ग वेव रेडिएटेड बैक टू द एटमॉस्फेयर, एनर्जी नीचे से एटमॉस्फेयर को हिट करता है। ओके, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, सो आप लोग को जो लग रहा है, कुछ लोगों का आंसर आया ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। सो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द इनकमिंग सोलर रेडिएशन ऑन द अर्थ इज नोन एज इंसुलेशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन ऑन द अर्थ इज नोन एज इंसुलेशन, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, दिस वन शुड बी करेक्ट। The farthest distance of the earth from the sun is 152 million kilometer. Mamadul B. Farthest distance from the sun is 152 million kilometer. So whether it is on 4th of July, let's see. Okay, so farthest distance from the sun is 152 million kilometer. Fine. So it is on July itself. So we can say okay, it is on July itself. Fine. तो A और B हमारा करेक्ट हो रहा है, देखो है ना अंकिता, प्लीज सी। जनवरी में हमारा डिस्टेंस नियरेस्ट है, मैं जो ऑपोजिट बता रहा था ना, जनवरी में हमारा डिस्टेंस नियरेस्ट है, बट फिर भी हमारा विंटर सीजन होता है, ठीक है ना। तो जुलाई में याद अगर होगा तो ये जुलाई में एपिलियन होता है। सो ये भी करेक्ट होना चाहिए। थर्ड, द पोजीशन ऑफ अर्थ व्हेन इट इज नियरेस्ट टू द सन is called aphelion. So whether it is correct? No, nearest to the sun is the perihelion. So what should be correct answer? Answer B. ठीक है अंकिता? सर लेकिन सर डिस्टेंस फारदेस्ट 4th जुलाई को थोड़ी होता है, तो देन व्हाई आर वी सेइंग 21st जुलाई? Like the longest, solstice वाला day. हाँ, that is different concept अंकिता, आप कंफ्यूज कर रहे हो दो चीजों में। One is the distance, हाँ, distance from sun, है ना, ये
distance from sun doesn't have any effect on this difference in the season. है ना? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो पोजीशन है जिसमें ये है वो फारदेस्ट होगा? आई कैन नॉट से ये जो होगा ये फारदेस्ट होगा। मतलब किस समय? जब 22 दिसंबर हो रहा है या 23 दिसंबर हो रहा है, 23 दिसंबर, है ना? उस समय वो दूर है काफी, है ना? बट सॉरी सर, जो एक्सिस है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एक्सिस है, दैट इज क्वाइट फार एज कंपेयर टू southern एरिया का एक्सिस। बट आई कैन नॉट से कि ये जो इलिप्टिकल पाथ में वो फारदेस्ट है। On this elliptical part, it is farthest. I cannot say, but this axis is farthest as compared to the sun's energy. Sun का solar radiation की एनर्जी से ये दूर में है, क्योंकि वो उसको फेस नहीं कर रहा है। तो ये सिंपली अगर देखा जाए कि एक साइड में एनर्जी आप उसको फेस कर रहे हो करके है, अब एक साइड में एनर्जी आप उससे दूर करके हो, तो दोनों में से डिफरेंस जो ज्यादा इंपैक्ट डालता है सीजन पे, आप अगर उसको फेस करोगे, मतलब अगर मैं चेहरा को जस्ट अपोजिट कर दूं तो मेरे पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट अगर मैं फेस उसी के साइड में किया रहूं और डिस्टेंस में हूं, पर फिर भी मुझे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है ना? सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग कि डिस्टेंस फ्रॉम सी बोल रहा था कि मैं बार-बार डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज हैविंग लेस इफेक्ट on the atmosphere, on the climate of the earth as compared to the tiltation of the axis. मेरा बस इतना मैटर करता है कि ये tiltation exactly nearest होना चाहिए जब सन का एनर्जी आ रहा है मेरे पास, है ना? और ये ऐसा होना चाहिए जब सन का एनर्जी कम से कम हो। बट ये जो है ये बहुत दूर में भी हो सकता है ना? ये जो tiltation है ये काफी डिस्टेंस में भी हो सकता है, बट अगर फेस कर रहा है तो ये समर होगा। इनफैक्ट हो भी रहा है, क्योंकि जुलाई के सीजन में ये एग्जैक्टली फेस कर रहा है, बट डिस्टेंस काफी ज्यादा है। ठीक है ना? ऑन 4th of July और ऑन एनी ऑफ द जुलाई वी आर सेइंग कि इट इज फेसिंग दिस पोर्शन, ये जून का 21 जून के अराउंड में टाइम जो होता है, ये पोर्शन फेस कर रहा है, बट डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर है, तो इसका इफेक्ट क्लाइमेट पे ज्यादा होगा। अब ये ऐसा है, फेस नहीं कर रहा है और डिस्टेंस नियर में है, तो इसका इफेक्ट कम होगा। ठीक है ना? तो यही इफेक्ट है समर और विंटर का, है ना? इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। टिल्टेशन डिफरेंट इफेक्ट है और इलिप्टिकल पाथ पे डिफरेंट इफेक्ट है। जब ये टिल्टेड है तब ये दूर है, जब टूवर्ड्स टिल्टेड है तो दूर है, और जब अपोजिट टिल्टेड है तो पास है। जैसे अभी देखोगे पेरिहिलियन का पोजीशन जनवरी में आने वाला है, जबकि हम लोग का टिल्टेड अपार्ट है, दूर है। ठीक है ना? यही कंसेप्ट बताना चाह रहे थे। तो इसका आंसर शुड बी बी। आई थिंक अंकिता, इट शुड बी, मतलब आपको ये क्लियर होना चाहिए अभी तक। हाँ सर। ठीक, ओके। Which of these factors are responsible for variation in insolation? वेरी गुड। सो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। Angle of inclination of the sun rays, length of the day, and the transparency of the atmosphere, है ना? These all the factors are responsible for the changes in the temperature, responsible for the variation in the temperature. Correct. So what is albedo? है ना? One of the effect is we call it albedo. What is albedo? So it is the reflective quality of the surface. Just a minute. It is the reflective quality of the surface with respect to solar radiation,
है ना। किसी एरिया, किसी भी जगह का रिफ्लेक्टिव क्वालिटी के कारण से बहुत कुछ मैटर कर जाता है ना। सेम चीज इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लैक से पेंट कर दिया, एंड सेम चीज को हम लोग ने व्हाइट से पेंट किया, तो रिफ्लेक्टिव कैपेबिलिटी व्हाइट पे ज्यादा है, एनर्जी कम स्टोर करेगा। एंड होल ऑफ द फिनोमेना अक्रॉस द एटमॉस्फेयर इज द स्टोरेज ऑफ एनर्जी रादर देन इनकमिंग एनर्जी, isn't it? And storage of energy. So the earth, the surface of the earth which is having more reflective capacity, that will be radiating back all of the sun's energy rather than storing it. ठीक है ना। तो अगर अर्थ का एनर्जी, अर्थ अगर 40% of the incoming solar radiation is reflected back, then we call it earth's albedo is 0.4. Suppose incoming solar radiation 100 and we are reflecting back around 40%, है ना। So about 40% of the radiation is reflected back, so what we call it 0.4 is the albedo of this place. So the dark soil which is having the black soil will be having less albedo, isn't it? But the snow cover will be having the highest albedo, isn't it? Snow covered surface will be having the highest albedo. Across tropics 23 and north and south, the albedo is around 19 to 38%. ठीक है ना। पोलर रीजन पे albedo 80% हो जाता है। So if someone will ask what is albedo, albedo means the reflective capacity of the earth, है ना। So the snow, clean snow will be having highest albedo around 80%, ठीक है ना। dirty snow, ठीक है ना, will be having less albedo, then sand will be having less albedo, then roads, deciduous forest, water, coniferous forest, and here you can see water. So water is having lowest albedo. देखो बहुत ही कम albedo, मतलब जितना एनर्जी आता है वो सारा स्टोर कर लेता है। एंड यू कैन सी ये जो स्नो है इसी का मेल्टेड पोर्शन है वाटर। सो स्नो है तो हाईएस्ट albedo है एंड वाटर है तो लोएस्ट albedo है। That's why global warming में once ice caps अगर मेल्ट हो जाते हैं, that is having highest effect on the Earth's climate. ये cumulative effect होता है, क्योंकि एक तो ऐसे चीज में कन्वर्ट हो जाना, अगर डिसअपियर हो जाता स्नो तब भी चल जाता, बट डिसअपियर होके वो वाटर बना रहा है which is having the highest albedo, which is having the lowest albedo, isn't it? So इसके कारण से वाटर ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, मतलब स्टोरेज ऑफ द एनर्जी इज मोर रिस्पॉन्सिबल for the change in the climate. That's why we are calling it global warming. और हमारे साथ क्या ट्रेजेडी है कि जो स्नो है उसको भी हम लोग डर्टी स्नो बना दे रहे हैं बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। इसलिए हिमालय में इतना तेजी से मेल्टिंग का रीजन, दो रीजन है। एक तो दिल्ली का पोल्यूशन, दिल्ली और एरिया का पोल्यूशन, सारा पोल्यूशन चला जाता है स्नो पे, स्नो में जो मेल्टिंग है वो एक्सेलरेट कर जाता है। सो नॉट ओनली द reflective capability of the snow is reducing, also melting is also increasing, and melting होके water होने के कारण से albedo is also decreasing, ठीक है ना। so that is the albedo. किसी को एक्सप्लेन करना है तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, मींस अगर आंसर आता है तो, क्वेश्चन आता है तो, ठीक। सो इम्पैक्ट ऑफ लैंड एंड वाटर, एज वी हैव सजेस्टेड कि टेम्परेचर, जो लैंड पे टेम्परेचर का इफेक्ट्स काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाटर, बिकॉज लैंड 5 टाइम्स टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, बट वो क्या है इमीडिएटली डिक्रीज भी कर जाता है, जैसे ही हीट विड्रॉ करता है 5 टाइम्स डिक्रीज भी हो जाता है। तो देखो वाटर के कंपैरिजन में धीरे से तेजी से वार्म होता है और तेजी से कूल होता है, बट वाटर जो होता है धीरे से वार्म होता है, धीरे से कूल होता है, ठीक है। ओके, हीट बजट ऑन द प्लेनेट अर्थ, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ाएंगे। व्हाट इज द हीट बजट, कि क्या होता है, हीट कैसे इनकमिंग आता है और कितना जाता है ना, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एनी क्वेश्चन इफ यू आर हैविंग यू कैन आस्क मी। तो ये जो आपने आज पढ़ाया ये हम कहाँ से रीड कर सकते हैं? एनसीईआरटीज, सिंपली एनसीईआरटी में लिखा है सारा चीज। एनसीईआरटी को मैं एनहांस करके पढ़ाया हूँ बस, और कुछ नहीं। क्लास 11 का एनसीईआरटी फंडामेंटल। और सर आज की क्लास का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा हमें, क्योंकि काफी सारी चीजें लिख नहीं पाई हूँ, मिस होती गई हैं। ओके ओके,
रिकॉर्डिंग आपका मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है, 1 घंटे के अंदर में रिकॉर्डिंग रेडी हो जाता है ना। तो इसके बाद सिंपली आपको लिंक देना रहता है, उसके वो रिकॉर्डिंग रेडी हो जाता है ना। बट उसको यूट्यूब में अपलोड करने में टाइम लग जाता है, मतलब इसको आपके उसमें आपके ऐप में डालने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सर albedo will be higher in which place, sir? Agra or Darjeeling? So you can suggest me, albedo will be higher on Agra or Darjeeling. Can anyone suggest? दार्जिलिंग सर। दार्जिलिंग सर। Why? नो है वहाँ पे, क्योंकि वो ज्यादा हीट रिफ्लेक्ट कर देगा। ओके, स्नो होने के कारण से एज वेल एज माउंटेन का जो सरफेस है वो ज्यादा, वो जो माउंटेन का जो सरफेस है वो ज्यादा हीट को बैक करता है, ठीक है ना। तो आंसर शुड बी सोहम, स्नो कवर्ड एरिया विल बी हैविंग मोर albedo एज कंपेयर टू लेस स्नो कवर्ड एरिया। वैसे एक चीज बताए ना, ये जो बैरन लैंड है ना वो भी काफी अच्छा albedo होता है। बैरन लैंड जो होता है, रफ सरफेस, देखो क्या है, माउंटेन है रफ सरफेस। एक चीज बताओ, देखो माउंटेन का जो प्रॉपर्टी होता है ना वो और भी कम इंसुलेशन होता है, उसको वो और नीचे अंदर जाने नहीं देता। सॉइल फिर भी हीट को अंदर में एब्जॉर्ब करके रख लेता है, माउंटेन उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है ना। अगर आप वेजिटेशन पे मुझे आर्ग्यू करते तो मैं श्योरली यहाँ पे आता। वेजिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आगरा में वेजिटेशन कम है ना, और इसमें वेजिटेशन ज्यादा है, और वेजिटेशन भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कोनीफेरस फॉरेस्ट है ना, और क्रॉप्स डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो यू विल से कि कोनीफेरस फॉरेस्ट है सर वहां पे, तो सर albedo वहां पे कम होना चाहिए, है ना। albedo वहां पे मतलब क्या होगा कि एनर्जी स्टोर होना चाहिए। ये चीज आप भले बोलते तो वो एक आर्गुमेंट का पॉइंट होता, बट देखो माउंटेन का जो भी सरफेस हम लोग मानते हैं इट इज बैड कंडक्टर एंड गुड इंसुलेटर, है ना। हम लोग माउंटेन के सरफेस को ये मान के चलते हैं, और सॉइल को हम लोग मान के चलते हैं सॉइल में थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट होता है और उसको एब्जॉर्ब किया रहता है। और माउंटेन में ये पॉसिबिलिटी क्यों नहीं होती, इसमें वाटर जो होता है ना वो अंदर पेनिट्रेट ना करके वो निकल जाता है। सो तो जो उसका सरफेस है वो उसको स्टोर नहीं कर पाता, रादर देन उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। इसलिए जो माउंटेन और वैली विंड का रीजन जो दिखेगा ना आपको दिखेगा, क्योंकि माउंटेन इनफैक्ट पूरा का पूरा जो ऊटी में जो क्लाउड आ जाता है और माउंटेन का जो टेम्परेचर तेजी से नाइट में चेंज होता है उसका एक रीजन आपको दिखेगा, है ना। उसमें आपको एक बड़ा रीजन दिखेगा जिसको माउंटेन एंड वैली विंड बोलते हैं ना। वैली में जो टेम्परेचर चेंजेस होता है एज कम्पेयर टू माउंटेन, वो डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि माउंटेन तेजी से वार्म होता है और तेजी से कूल होता है एज कम्पेयर टू वैली, और इसके कारण से डे टाइम में ज्यादा वार्म अप हो जाता है और नाइट टाइम में ज्यादा ठंडा हो जाता है। और नाइट टाइम में ज्यादा ठंडा होने के कारण से ये जो एयर है ना वो डिसेंड करने लग जाती है। एयर डिसेंड होने के कारण से ये पूरा वैली वाले एरिया पे, जैसे कुल्लू वगैरह का वैली देखोगे या इधर का वैली देखोगे, ये जो ऊटी वगैरह का वैली, ये पूरा डेंस क्लाउड आ जाता है यहाँ पे, है ना। और पिक्चर मूवी और हॉरर मूवी करने के लिए, शूटिंग करने के लिए बेस्ट लोकेशन बन जाता है। व्हाई? क्योंकि एयर ड्रेन करता है, एयर ड्रेनेज होता है, और ये क्यों कर रहा है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। सो दैट्स व्हाई। तो ठंडा मतलब जल्दी हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा है मतलब albedo इज हाईएस्ट। तो albedo बिकॉज ऑफ द स्नो कवर इज आल्सो हाईएस्ट, एंड आल्सो बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द माउंटेन इज आल्सो हाईएस्ट एज कंपेयर टू सरफेस। एम आई करेक्ट सोहम? मतलब आर यू कन्विंस्ड? गॉट इट सर, गुड। अब यहाँ पे एक और चीज देखो, बहुत अच्छे सा चीज देखना है यहाँ पे, एग्रीकल्चरल फील्ड क्रॉप्स। हम लोग फॉरेस्ट को कट करके क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो albedo को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है ना। albedo को रिड्यूस कर रहे हैं हम लोग, इसका मतलब क्या हो रहा है, ज्यादा एनर्जी स्टोर हो रहा है। एंड पूरे जगह पे, पूरे इंडिया में देखोगे, बिकॉज वी आर कटिंग द ट्रीज एंड बिकॉज ऑफ द वो झूम कल्टीवेशन और सर, और हम लोग क्रॉप्स ग्रो करते हैं,
मतलब अल्बेडो मतलब रिफ्लेक्शन ज्यादा होना चाहिए था पहले ट्रीज को होने से, और उसको कट करके हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं क्रॉप्स. दैट्स व्हाई एग्रीकल्चर fields are having more albedo as less albedo and more absorption of heat as compared to deciduous forest. And another reason is there, एक और रीजन क्या है कि डेसिडुअस फॉरेस्ट को जब कट करते हो तो मीथेन गैस रिलीज होती है, या कोई भी फॉरेस्ट को कट करते हो तो मीथेन गैस रिलीज होती है, एंड दैट मीथेन गैस इज हैविंग ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो वो भी क्लाइमेट को चेंज करेगा, वार्म करेगा, स्टोरेज करेगा, इजंट इट? तो दो रीजन दे दो, बहुत अच्छा आंसर बन जाएगा. ठीक है ना? टू रीजंस आई हैव साइटेड. वन रीजन albedo effect and second reason the methane gas which is being released. And whole of the जो एग्रीकल्चर का जो प्रोसेस होता है, जो भी प्रोसेस होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम सोइंग टू ये प्लोइंग होता है और टिल हार्वेस्ट, इस सारे प्रोसेस में ग्रीन हाउस गैस बहुत ज्यादा इफेक्ट एमिट होता है, मीथेन वगैरह होता है करके, है ना? और इस प्रोसेस के कारण से आपका चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आपका जो हीट है वो ज्यादा स्टोर होता है. ठीक है ना? ओके फाइन. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग हीट बजट देखेंगे. एनसीईआरटी का फंडामेंटल ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी वाले जो बुक है उसको पढ़ लेना, क्लास 11th की, है ना? सेम चीज लिखा है बट मैंने उसको एक एनहांस्ड और जूम इन वर्जन में बताया है. अंकिता, मेरे ख्याल से आपको अभी भी डाउट होगा वो जो टिल्टेशन और उस पे रोटेशन पे, क्योंकि थोड़ा सा आवाज से भी थोड़ा समझ आ जाता है कि कुछ डाउट होगा. अगर वही फेस टू फेस रहता तो और समझ आ जाता. तो अगर डाउट होगा तो यू कैन कॉल मी, मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको. ठीक है? अदरवाइज सी द रिकॉर्डिंग्स, उसको देख के एक बार रिवीजन करके लोगे तो मेरे ख्याल से इजी हो जाएगा आपके लिए. ठीक है? ओके चलो बाय बाय. डाउट क्लियर हो गया है, थैंक यू. अच्छा डाउट क्लियर हो गया, ठीक है अंकिता. हाँ सर. चलो ओके बाय बाय. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.